के जो चीफ गेस्ट है और चीफ स्पीकर, उनका संक्षिप्त जीवन परिचय मैं यहाँ देना चाहूँगा। संक्षिप्त, मुझे कुछ ये जो वर्ड है ना थोड़ा सा गलत लग रहा है, शायद मैं पढ़ूंगा तो आपको भी पता चलेगा, शायद उसमें कुछ करेक्शन होना चाहिए। संक्षिप्त में बड़ा जीवन परिचय है थोड़े से समय में। माननीय डॉक्टर संजय गजभिये जी, उनकी जन्मतिथि है, उनका जन्मदिवस है 13 जुलाई 1970, कमसरी बाजार, कामठी कैंटोनमेंट, जिला नागपुर, महाराष्ट्र से है। उन्होंने एमकॉम में अपनी शिक्षा की है। उसी के साथ अर्थशास्त्र, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विचारधारा, पाली एवं प्राकृत, राजनीति विज्ञान, समाज विज्ञान, लोक प्रशासन, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व, बौद्ध अध्ययन, इन सभी विषयों में उन्होंने एमए प्राप्त की है। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि तो तालियां तो बनती है इस बात पे कि हमारे समाज के इतने बड़े ऐसा, लेकिन कुछ इसमें से वो मतलब पुरस्कार एवं प्रसिद्धि से वो दूर रहते हैं। उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विचारधारा पे एमफिल की है। पाली, बौद्ध, जैन, गांधी एवं शांति अध्ययन में उन्होंने नेट किया है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विचारधारा में उन्होंने पीएचडी की है। उनका शैक्षणिक कार्य है वर्ष 2008 में अतिथि प्राध्यापक के तौर पर महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के दलित एवं जनजाति अध्ययन केंद्र में एमए की कक्षा में अध्यापन। वर्ष 2009 से मार्च 2016 तक राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विचारधारा विभाग में एमए की कक्षा में उनका अध्यापन रहा है। उनके साहित्यिक कार्य इस तरह है, उनकी किताबें उन्होंने लिखी है, कुछ किताबों का उन्होंने ट्रांसलेशन किया है मराठी में। वो किताबें यहाँ बिक्री के लिए भी उपलब्ध है। जिन साथी को वो लेनी है वो कार्यक्रम खत्म होने के बाद वहाँ से ले सकते हैं। उन किताबों में है धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस, 14 अक्टूबर या दशहरा, समता सैनिक दल का गौरवशाली इतिहास, उनका एमए का शोध प्रबंध रहा है। उन्होंने ऑल इंडिया समता सैनिक दल परिचय, उद्देश्य और कार्यक्रम का संपादन किया है। बाबा साहब के कथन का भी उन्होंने संपादन किया है। उनके एमफिल का शोध प्रबंध रहा है अन्य पिछड़ा वर्ग और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। उनकी और एक किताब है सूबेदार रामजी अम्बेडकर। उनके पीएचडी का शोध प्रबंध रहा है महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की धम्म क्रांति, नागपुर और आसपास के बौद्ध धम्मस्थल, अखिल भारतीय समता सैनिक दल का क्या और क्यों, बौद्ध आचरणावली, लगभग 11 किताबें हैं जो शायद वहाँ उपलब्ध है बिक्री के लिए। उन्होंने कुछ अनुवाद भी किया है। प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप आगलावे जी द्वारा मराठी में लिखित किताब का हिंदी में अनुवाद है धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के बाद के परिवर्तन। क्रांतिबाज ज्योतिराव फुले की मराठी में लिखित किताब का हिंदी में अनुवाद किसान का कोड़ा। युद्धघोष जो डॉक्टर अनिल सूर्या रचित मराठी काव्य संग्रह का हिंदी में रूपांतर। आचार्य जुगल किशोर बौद्ध द्वारा हिंदी में लिखित किताब का मराठी में अनुवाद जिसका नाम है कुशीनारा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अर्थनीति, धर्मनीति एवं राजनीति जो डॉक्टर अनिल सूर्या द्वारा मराठी में लिखे थे, उस किताब का उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। मैं बौद्ध क्यों बना, यह एडवोकेट एकनाथ सावले द्वारा मराठी में लिखित किताब का उन्होंने हिंदी अनुवाद किया है। माननीय हनुमंत उपरे द्वारा मराठी में लिखित किताब का हिंदी में अनुवाद जो अभी प्रकाशनाधीन है, ओबीसी को पर्याय धर्मांतर। उसी तरह प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश माने जी द्वारा मराठी में लिखित किताब का हिंदी में अनुवाद जो भी अभी पब्लिश होनी है, मंडल आयोग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग। मराठी से हिंदी में अनुवाद सावित्रीबाई फुले के भाषण।
सत्सार ज्योतिबा फुले लिखित मराठी किताब का हिंदी अनुवाद। इशारा ज्योतिबा फुले लिखित मराठी किताब का हिंदी अनुवाद। लेख लगभग 100 से भी अधिक संशोधनात्मक लेखों का विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उनका प्रकाशन हो चुका है। अभी इतनी बातें होने के बाद उन्हें पुरस्कार मिलना तो जायज है, लेकिन वो पुरस्कार और प्रसिद्धि से दूर रहते हैं। वो अभी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संसाधन में अनुभाग अधिकारी वित्त एवं लेखा के पद पर कार्यरत है। मैं अगले वक्ता के रूप में माननीय डॉक्टर संजय गजभिये जी को आमंत्रित करता हूँ। उन्होंने अपनी बातें यहाँ सविस्तार में बतानी है। तालियां जोर से हो। महाकारुणिक तथागत बुद्ध, परम पूजनीय संवैधानिक भारत के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और मानवता के इस आंदोलन में जिन जिन महापुरुषों ने अपना योगदान दिया, चाहे वे महाराष्ट्र के हो, बंगाल के हो या भारतवर्ष के और किसी प्रांत के हो, उन सभी को मैं नमन करता हूं। जिनके स्मृति में यह समारोह आयोजित किया गया है, उन महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल के 48वें स्मृति दिवस के अवसर पर मैं उन्हें आदरांजलि अर्पित करता हूं। और सर्वप्रथम इतने महत्वपूर्ण समारोह के आयोजन की जिन्होंने जिम्मेदारी संभाली, विशेषकर विश्वास परिवार और उनके साथी, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के सभी साथी, इनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आज के अवसर पर आयोजन किया। मैं औपचारिकता में अधिक समय न बिताते हुए, सभी के नाम न लेते हुए, इस विचार मंच पर विराजमान अध्यक्ष महोदय और सभी साथियों, भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा जय भीम। जितना मेरा परिचय, अभी इतना लंबा चौड़ा परिचय दिया गया, मैं इसके लायक हूं या नहीं, मैं आप पर छोड़ता हूं। हम महाराष्ट्र के मुंबई में यह समारोह ले रहे हैं। शायद बंगाल के इतिहास के बारे में आप लोग बहुत कम जानते होंगे। हमें यहां पर पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन से पूर्व यहां पर अनेक महापुरुषों ने बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन के लिए जमीन तैयार करने का काम किया, जिनमें हम उल्लेखनीय नाम ले सकते हैं क्रांतिबा ज्योतिराव फुले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, कामगार नेता नारायण मेधाजी लोखंडे और ऐसे बहुत से नेता हैं जिनसे हम अच्छी तरह से परिचित हैं। मैं आपके सामने विशेषतर में महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल और बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन में महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल का क्या योगदान रहा, विशेषकर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान सभा का जो सफर रहा, उसमें महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल ने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इस पर बोलने वाला हूं। परंतु इससे पूर्व मैं संक्षिप्त में बंगाल प्रांत का दलित आंदोलन कैसा रहा, महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल ने
जो आंदोलन खड़ा किया, इस आंदोलन को खड़ा करने के लिए वहां पर जमीन किन लोगों ने तैयार की, जैसे यहाँ पर क्रांतिबा ज्योतिबा फुले ने की थी। इस पर थोड़ा संक्षिप्त इतिहास बताना चाहूंगा। बंगाल प्रदेश में यदि हम अछूतता आंदोलन का प्रारंभ देखें ब्रिटिश आने के बाद, तो वहां पर सर्वप्रथम आदर तीर्थ हरिचांद ठाकुर ने इस कार्य का प्रारंभ किया, जिनका जन्म 1812 में बंगाल के फरीदपुर जिले के अंतर्गत साफलीडोंगा नाम का गांव है, यहां एक नंगोसूत्र परिवार में हुआ था। इन्होंने देखा कि विषमतावादी समाज व्यवस्था के कारण अछूत तथा जो बेसहारा लोग हैं, इन पर अन्याय अत्याचार में देख नहीं सके और आंदोलन के लिए वे सामने आए। और आंदोलन के लिए सामने आने के बाद जिस प्रकार महाराष्ट्र में क्रांतिबा ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणी व्यवस्था से शूद्र समाज को, अछूत समाज को अलग निकालने के लिए सार्वजनिक सत्य धर्म की स्थापना की, उसी प्रकार से हरिचांद ठाकुर ने बंगाल प्रांत में मतुआ धर्म स्थापित किया, ताकि ब्राह्मणी जो संस्कार है, ब्राह्मणी व्यवस्था से दलित समाज को, अछूत समाज को अलग निकाला जा सके। मतुआ धर्म में कोई अंधविश्वास नाम की चीज नहीं है। इनके यदि हम तत्व देखेंगे तो सार्वजनिक सत्य धर्म जो क्रांतिबा ज्योतिबा फुले ने बनाया, मतुआ धर्म के तत्व ले ले या बौद्ध तत्व ले ले, यह सभी मिलते जुलते हैं। इनमें कर्मकांड के लिए कोई स्थान नहीं है, देव धर्म के लिए कोई स्थान नहीं है। हरिचांद ठाकुर का जो आंदोलन था, यह कर्मवाद पर खड़ा था। ऐसे धर्म को केवल अछूतों ने ही नहीं अपनाया। यदि हम बंगाल का इतिहास देखें मतुआ धर्म का, तो पता चलता है कि इसको केवल दलित वर्ग के लोगों ने, अछूत वर्ग के लोगों ने ही नहीं अपनाया था, बल्कि सवर्ण हिंदू ने भी अपनाया इसको, क्रिश्चियनों ने भी अपनाया, और यहां तक कि मुस्लिमों ने भी इस धर्म को अपनाया था। मतुआ धर्म में महिलाओं के जो अधिकार छीन लिए गए थे ब्राह्मणी धर्म में, मतुआ धर्म ने महिलाओं को उनके अधिकार दिलाए, महिलाओं को अग्रस्थान दिया, महिला प्रधान संस्कृति की इन्होंने नींव रखने का काम किया। आज यदि हम देखेंगे तो इनके जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष उदाकांडी में 30 से 40 लाख लोग जमा होते हैं, लेकिन हमारी मीडिया कुछ भी नहीं बताती। हमारी मीडिया अछूतों के जहां भी कार्यक्रम होते हैं, ऐसे कार्यक्रमों से हमेशा दूर रहती है। बांग्लादेश में अभी देखेंगे, बांग्लादेश में इनका इतना नाम है, इतना आदर है कि इनके जन्म दिवस के अवसर पर बांग्लादेश सरकार सार्वजनिक छुट्टी घोषित करती है। हरिचांद ठाकुर ने अपने मार्ग को, अपने धर्म को भक्तिवाद से ऊपर उठाकर कर्मवाद उन्होंने सिखाया। उन्होंने वास्तविकता सिखाई और विज्ञानवाद को अधिक से अधिक महत्व दिया। इस प्रकार उनके बाद में हम देखेंगे कर्मयोगी गुरुचरण ठाकुर जो उनके बेटे हुए, इन्होंने उनसे भी अपने पिताजी के काम को बहुत आगे बढ़ाया। क्रांतिबा ज्योतिबा फुले ने यहाँ पर महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए स्कूल खोली, अछूत वर्ग के लिए स्कूल चलाए। कितने स्कूल चलाए? हद से हद 4-5 स्कूल है। आप जानकर हैरान होंगे, गुरुचरण ठाकुर ने बंगाल प्रांत के हर गांव में स्कूल खोली, 1812 स्कूलें हुई। सारा इतिहास मिटा दिया गया। उसी बंगाल प्रांत में ईश्वर चंद्र नाम के व्यक्ति हुए जिन्होंने केवल 36 स्कूलें खोली। उनको कौन सी उपाधि दी आप जानते हैं? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विद्या का सागर। जिन्होंने केवल 36 स्कूलें खोली और जिन्होंने उसी प्रांत में 1812 स्कूलें खोली, उनका इतिहास मिटा दिया गया। एक ऑस्ट्रेलियन धर्म प्रचारक, क्रिश्चियन मिशनरी, उस समय ब्रिटिश
सरकार यहाँ थी, मिशनरी लोग क्रिश्चियन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत आया करते थे। ऐसे ही एक ऑस्ट्रेलियन क्रिश्चियन मिशनरी क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करने के लिए, जिनका नाम डॉक्टर सीएम मीड था। यह सीएम मीड बंगाल प्रांत में आते हैं ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए। जब सवर्णों की बस्ती में जाते हैं, बोलते हैं कि आप क्रिश्चियन धर्म स्वीकार करिए, क्रिश्चियन धर्म बहुत अच्छा है। तब सवर्ण हिंदू उन्हें बताते हैं मिस्टर मीड को, डॉक्टर मीड को, कि डॉक्टर मीड, सवर्ण लोग क्रिश्चियन धर्म स्वीकार करने वाले नहीं है, आप कितनी भी लालच दे दें। अछूतों के बस्ती में जाए, उनका नेता है हरिचांद ठाकुर, उनसे मिले, उनको गुरुचांद ठाकुर उनसे मिले, आप उनको लालच दे सकते हैं। ये उनकी बात सुनकर शायद वे आपका धर्म स्वीकार कर लेंगे बड़ी जल्दी। वे गुरुचांद ठाकुर के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि क्रिश्चियन धर्म के बारे में उन्हें बताते हैं। वे कहते हैं आप क्रिश्चियन धर्म स्वीकार कर लीजिए, हम अछूतों के लिए सारी व्यवस्था कर देंगे, स्कूल खोल देंगे, उनके नौकरी का प्रबंध कर देंगे, उनके रहने का प्रबंध कर देंगे। गुरुचांद ठाकुर डॉक्टर मीड से कहते हैं, डॉक्टर मीड, यह बड़ी अच्छी बात है कि आप सारी सुविधाएं हमारे अछूत भाइयों के लिए देने वाले हो। मैं आपसे एक ही अनुरोध करता हूं कि आप सबसे पहले हमारे अछूत भाइयों को शिक्षित तो करिए। उनको जब वे शिक्षित होंगे तभी तो जान पाएंगे क्रिश्चियन धर्म कितना अच्छा है। वे दलितों को, वे अछूतों को, बंगाली हमारे भाइयों को क्रिश्चियन तो नहीं बना सके, लेकिन उन्होंने खुद ही मतुआ धर्म स्वीकार कर लिया। ऑस्ट्रेलिया में गए और वहां जाने के बाद उन्होंने जो घर बनाया था, अपने घर को ही नाम दे दिया उदाकांडी। क्या उदाकांडी उन्होंने अपने घर को ही नाम दे दिया। उन्होंने मतुआ धर्म के वे समर्थक हो गए। इस प्रकार हम देखते हैं गुरुचंद ठाकुर ने बहुत बड़ा काम किया। गांधी जी ने जब यहाँ पर विदेशों मानव की होली जलाई जा रही थी कांग्रेस के द्वारा, विशेषकर गांधी जी इसका प्रचार कर रहे थे। गांधी जी पत्र लिखते हैं गुरुचंद ठाकुर को और कहते हैं कि विदेशी माल का निषेध जो हम कर रहे हैं, इसका आप हमें समर्थन कीजिए। बड़ा सरल जवाब उनको देते हैं गांधी जी को गुरुचंद ठाकुर भी। कहते हैं हमारे अछूत लोगों ने कभी विदेशी कपड़े को अपनाया ही नहीं। हमारे अछूत लोगों ने विदेशी कपड़े को तो कभी अपनाया ही नहीं। हमारी मां बहनों को लाज बचाने के लिए कपड़ा तक उपलब्ध नहीं होता, अतः हमारे विदेशी कपड़े का बहिष्कार करने का प्रश्न ही नहीं उठता। विदेशी कपड़ा तो आप लोग पहनते हैं, आप ही उसका बहिष्कार करेंगे। बड़ा सरल सा जवाब। आजादी के आंदोलन के लिए, आजादी के आंदोलन में कूदने के लिए गांधी जी ने उन्हें कहा था। सीधा प्रश्न किया उन्होंने। वे कहते हैं क्या आप लोग अछूतों को अपना भाई मानते हो? कौन सा आजादी का आंदोलन? यदि आप अछूतों के साथ मानवता का सहयोग करें तो हम तुम्हारे आंदोलन में शामिल होने के लिए तैयार हैं। वे कहते हैं भारत में ब्रिटिशों के आने से अछूतों को जो मान सम्मान मिला है, क्या गारंटी है कि ब्रिटिश चले जाने के बाद वह मान सम्मान आप टिका के रखोगे? आप तो वो भी छीन लोगे, आपका क्या सहयोग देना? सुभाष चंद्र बोस ने गुरुचांद ठाकुर को महामानव की उपाधि से नवाजा था। सुभाष चंद्र बोस सहित के व्यक्ति ने गुरुचांद ठाकुर को उनके एक स्मृति सभा कार्यक्रम में महामानव की उपाधि से संबोधित किया। इन्होंने जो बंगाल प्रांत में दलित आंदोलन की जो नींव रखी, जो जमीन तैयार की, इसके बाद हम देखते हैं कि कई नेता पैदा हुए वहां पर। विशेषकर मुकुंद बिहारी मल्लिक, रसिकलाल विश्वास, खोगनाथ सिन्हा, द्वारिकानाथ बरूड़ी, विराट चंद्र मंडल,
PR ठाकुर, महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल, वीरेंद्रनाथ विश्वास, ऐसे महान नेताओं को इसी आंदोलन से जन्म मिला। अब हम जोगेंद्रनाथ मंडल की स्मृति दिन पर यदि उनकी बात न करें, उनके आंदोलन के बारे में न कहें, तो यह उनके साथ अन्याय होगा। महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल का जन्म 29 जनवरी 1904 में हुआ। बोईसर जिले के अंतर्गत गौर नदी थाने के अंतर्गत में मस्तर कांदी नामक ग्राम में उनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम संध्या देवी और पिता का नाम रामदयाल था। 1926 में इन्होंने इंटर की परीक्षा पास की। 1926 में ही इनका विवाह भी हुआ। 34 में LLB किया और 1935 से कलकत्ता में वकालत शुरू कर दी। 1940 में यह कलकत्ता के काउंसलर के पद पर नियुक्त हुए। इसके पूर्व 1937 में, जनवरी 1937 में बोईसर के सदर सीट से यह खड़े हुए। जनरल सीट थी जो 1935 में जो कानून बना था 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इस कानून के अंतर्गत संपूर्ण भारत की विधानसभाओं में पहली बार 1937 में चुनाव हुए। बंगाल प्रांत में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, यह बोईसर के जनरल सीट से खड़े हुए और जनरल सीट से 1416 मत से विजय हुए। उस समय, जिस समय यह जातिवादी व्यवस्था थी, विषमतावादी व्यवस्था थी, उस समय एक अछूत का बेटा वह भी खुली सीट से चुनकर आता है। इसी से अंदाज लगता है कि उस समय इनका कितना मान रहा होगा। इन्होंने जो जनरल सीट में चुन के आए, अछूतों के ही नहीं, सामान्य वर्ग के भी लोगों के मन में अपनी कितनी धाक जमाई होगी, इनका कितना कार्य रहा होगा, इसी से इसकी प्रचिति आती है। 26 जुलाई 1938 को इन्होंने बंगाल में इंडिपेंडेंट शेड्यूल कास्ट पार्टी की स्थापना की थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने 20 जुलाई 1942 को नागपुर में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। इससे पूर्व इन्होंने बंगाल प्रांत में 26 जुलाई 1938 को इंडिपेंडेंट शेड्यूल कास्ट पार्टी की स्थापना की थी। 24 अप्रैल 1942 को बंगाल सरकार में इन्हें मंत्री बनाया गया और इनको कारभार दिया गया। मंत्री का जो काम दिया गया वह सहकार एवं ग्रामीण ऋण वितरण मंत्री थे। 1943 में जब बाबा साहब अम्बेडकर ने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट पार्टी स्थापित किया, जुलाई 1942 में जोगेंद्रनाथ मंडल ने यहाँ पर बंगाल प्रांत से अपने भाइयों को भेजा था। वे स्वयं तो नहीं आ सके थे, लेकिन अगले ही वर्ष मई 1943 में उन्होंने जो 38 में पार्टी बनाई थी, उनको लगा दो पार्टी का रहना ठीक नहीं है। मेरे गुरु डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ऑल इंडिया लेवल की एक पार्टी बनाई है जिसका नाम ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन है। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैंने जो पार्टी बनाई थी बंगाल प्रांत के लिए, इंडिपेंडेंट शेड्यूल कास्ट पार्टी, इसका उन्होंने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट पार्टी ने विलय कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद उनके पार्टी में रहना तो दूर, हम देखते हैं आज कैसे गद्दार बाबा साहब के ही लोग गद्दार पैदा हुए हैं। एक पार्टी में नहीं पड़ा तो दूसरे दिन दूसरी पार्टी फिर तैयार हो जाती है। हजारों पार्टियां हमें दिखाई देती। लेकिन जोगेंद्रनाथ मंडल समाज के प्रति, बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन के प्रति इतने निष्ठावान थे कि उन्होंने अपनी स्वयं की पार्टी का ही बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी में विलय कर दिया। और इतना ही नहीं, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की बंगाल प्रांत में उन्होंने स्थापना भी कर दी और उसका जोर शोर से काम करने लगे। बंगाल प्रांत में अछूत समाज ने बंगाली भाइयों में जागृति लाने के लिए उन्होंने जागरण पत्रिका निकाली जून 1943 में। अब इन दोनों नेताओं के आंदोलन की यदि बात करें तो हमको पता चलता है इन दोनों नेताओं का आंदोलन जिस दिन इन्होंने स्कूल में कदम रखा वैसे चालू हो जाता है। आप करेंगे क्या विश्वास आपने किस पागल को यहां लाके खड़ा है किया है? कोई स्कूल में कदम रखते ही आंदोलन कर सकता है?
हाँ, मैं कहता हूं कर सकता है। आप सोचिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने और जोगीराज मंडल ने जब स्कूल में कदम रखा, उस समय हमारे देश में ऐसे सामाजिक परिस्थिति थी, जातीयवादी छुआछूत थी कि एक अछूत का बेटा स्कूल में कदम भी नहीं रख सकता था। तुम्हारे हमारे शरीर का यदि कोई व्यक्ति होता और उस समय ऐसी परिस्थिति होती जहां टीचर भी विद्यार्थी के साथ हाथ में लगाता हो, विद्यार्थी उसके साथ में बैठते ना हो, चपरासी भी पानी न देता हो, हम यदि रहते तो कब की स्कूल छोड़ चुके होते। स्कूल में डटे रहने का मतलब क्या होता है? जातीयता के साथ लड़ना, विषमता के साथ लड़ना, उस समय की परिस्थिति से लड़ना। यह आंदोलन से बड़ा और कुछ नहीं है। दोनों महापुरुषों के आंदोलन की शुरुआत जब स्कूल में कदम रखा तभी से होती है। यदि हम स्कूल में बैठे नहीं रहते, स्कूल में टिके नहीं रहते, तो क्या हम आज यहाँ बैठे होते? संभव ही नहीं। स्कूल में टिके रहे तभी वे आंदोलन कर पाए, इसलिए उनके आंदोलन की सच्ची शुरुआत वहीं से होती है। अधिक हम समय न लेते हुए, आपको सारी हिस्ट्री पता है, मैं संविधान के ऊपर आता हूं। मैं आपको बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि भारत में अभी तक 3 लिखित संविधान लिखे गए और 3 जो संविधान लिखे, तीनों बौद्ध थे। तीनों बौद्ध थे। पहला संविधान तथागत बुद्ध ने आज से 2500 वर्ष पूर्व लिखा, भिक्षुओं के लिए विनय पिटक। इसका जिक्र बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा के अंतिम भाषण में भी कहते हैं। संविधान सभा में उनका जो अंतिम भाषण हुआ कि मैंने जो संविधान में तत्व लिए हैं वह अपने गुरु बुद्ध से लिए हैं, फ्रेंच की राज्य क्रांति से नहीं लिए। बाबा साहब कहते हैं 25 नवंबर 1950 को। विनय पिटक या भिक्षु संघ की आयु है। विनय पिटक नहीं है तो भिक्षु संघ नहीं है, भिक्षु संघ नहीं है तो बुद्ध धर्म नहीं है। भिक्षुओं ने कैसा आचरण रखना चाहिए, भिक्षुणियों ने कैसा आचरण रखना चाहिए, एक भिक्षु चारिका के लिए निकले तो कैसे उसका व्यवहार रखना चाहिए, अपनी नजर झुका के चलना चाहिए। बस्ती में जाए तो कैसे रहे, प्रवचन किस तरीके से करे, अपना वस्त्र कैसे संभाले, ये सारी की सारी बातें विनय पिटक ने की है। संविधान क्या होता है? संविधान तो यही होता है, एक राजा के क्या कर्तव्य है, जो राज्य कर रहे हैं उनके क्या कर्तव्य है अपनी जनता के प्रति, और जनता के क्या कर्तव्य है राज्य के प्रति। यही तो संविधान है। पहला संविधान तथागत बुद्ध ने लिखा। दूसरा संविधान, लिखित संविधान, वह भी एक बौद्ध ने लिखा, सम्राट अशोक जी का। कौन बात करता है संविधान की, इसकी लिखित संविधान की? सम्राट अशोक का संविधान देखिए। सम्राट अशोक ने, सम्राट कैसा राज्य चाहते थे, अपने प्रजा से भी क्या चाहते थे? संपूर्ण भारतवर्ष में जहां जहां उनका प्रदेश था शिलालेख लिखवाए। लिखित संविधान है ये, लिखित संविधान। शिलालेख और क्या है? वे कहते हैं जनता के राज क्या कर्तव्य है, जनता ने क्या करना चाहिए, माँ बाप के प्रति कैसा रहना चाहिए, गुरुओं का आदर करना चाहिए, राज्य के प्रति उनके क्या कर्तव्य है। इसी के साथ साथ सम्राट अशोक अपने भी कर्तव्य बताते हैं। वे कहते हैं, शिलालेखों में लिखते हैं, मैं चाहे बाथरूम में रहूं, सोता रहूं, जागता रहूं, कहीं भी रहूं, मेरे जनता की यदि कोई समस्या है तो मुझे आकर बताया जाए। मैं मेरे जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर हूं। यह दूसरा लिखित संविधान है। भारत के संविधान का इतिहास पढ़ लीजिए, इसके बाद में ऐसा कोई लिखित संविधान नहीं लिखा। तीसरा लिखित संविधान आधुनिक काल में बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया। तीनों बौद्ध थे। यह काम बौद्ध ही कर सकते हैं। इससे सिद्ध होता है संविधान बनाने का काम बौद्ध ही कर सकते हैं, दूसरे नहीं। भारत के संविधान का यदि हम इतिहास देखेंगे ब्रिटिश काल में, यहां संविधान बनाने का अनेक बार प्रयास हुआ। 1919 में साउथ बोरो समिति आई,
इसके बाद 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन भारत में 2 बार आया। पहली बार आया 3 फरवरी 1928 को आया और वह 31 मार्च 1928 तक यहां पर रहा। दूसरी बार 11 अक्टूबर 1928 को आया और 13 अप्रैल 1929 तक भारत में रहा। इस साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। इंग्लैंड की संसद के 7 सांसद इस कमीशन में थे, जिसके अध्यक्ष थे जॉन साइमन। मैं इसलिए तिथियों के साथ यह बात बता रहा हूं क्योंकि तिथि बताऊंगा तो आपको यह वास्तविकता की पहचान होगी। मैं भाषण नहीं दे रहा बल्कि आप लोगों के साथ यहां चर्चा करने के लिए आया हूं ताकि आप लोगों को वास्तविकता का पता लग सके। इस कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था। कांग्रेस ने साइमन कमीशन का विरोध किया। साइमन कमीशन जब भारत में आया तो कांग्रेस पार्टी ने साइमन कमीशन का विरोध किया, उनसे नहीं मिले। इस कारण से कांग्रेस के विरोध करते ही उस समय के जो भारत के मंत्री होते थे, वहां के ब्रिटेन के एक सांसद जो होते थे, उनको भारत का कारभार सौंपा जाता था। उसको भारत मंत्री कहा जाता था। उनका नाम था लॉर्ड बर्कनहेड। कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के बाद और कांग्रेस साइमन कमीशन की रिपोर्ट का बहिष्कार करने के बाद लॉर्ड बर्कनहेड जो भारत मंत्री था, वे कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहते हैं कि ठीक है, आप लोग हमारे रिपोर्ट को नहीं मानते, कोई बात नहीं, आप ही एक ऐसी रिपोर्ट बना के दे दें जो सारे भारतीयों को मान्य हो, हम उसको लागू कर देंगे। सर्वमान्य संविधान बना के बताएं, आप लोग ऐसी एक रिपोर्ट बना के बताएं जो सारे लोग मान ले, भारत के, जो सभी को राजी हो जाए, हम उसी को लागू कर देंगे। बड़े जोश से कांग्रेस इसको स्वीकार करती है। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक संविधान समिति बनाई जाती है, जिसमें उस समय के बड़े बड़े लोग होते हैं, बैरिस्टर एम.आर. जयकर, माधव श्रीहरि, तेज बहादुर सप्रू, सर अली इनाम, नाम जोशी, सोएब कुरैशी, उस समय के बड़े बड़े वकील, सुभाष चंद्र बोस, और एक और सदस्य थे मंगल सिंह जयकर नाम के व्यक्ति को लिया गया था, जिन्होंने लेकिन इसकी सदस्यता स्वीकार नहीं की थी। जवाहरलाल नेहरू इस समिति के सेक्रेटरी थे। बाप अध्यक्ष था मोतीलाल नेहरू, बेटा सेक्रेटरी। इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई और इस रिपोर्ट को लखनऊ के सर्वदलीय सम्मेलन में पास भी करवा लिया। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशों के पास यह रिपोर्ट गई, ब्रिटिशों ने देखा कि यह रिपोर्ट जो है सभी वर्ग को संतुष्ट कर पाने में असमर्थ है। ब्रिटिशों ने इसको नकार दिया, सिरे से नकार दिया। कांग्रेस इससे चिढ़ गई, नाराज हो गई और कांग्रेस ने क्या किया, ब्रिटिशों के विरोध के तौर पर इस रिपोर्ट को रावी नदी में बहा दिया। रावी नदी लिख लीजिए, बहा दिया उसके विरोध पे। कोई काम की नहीं है इनकी रिपोर्ट। इसका मतलब संविधान लिखना इनका काम नहीं है। बाद में संविधान बनाने का गोलमेज परिषद हुई, 3 गोलमेज परिषदें हुई। गोलमेज परिषद के नाम से भी संविधान बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन यह पूर्णतः सफल नहीं हुआ। पहली गोलमेज परिषद 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक चली। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ 7 सितंबर 1931 से लेकर 24 दिसंबर 1931 तक।
और तीसरा और अंतिम गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड में हुआ, तीनों इंग्लैंड में ही हुए, 17 नवंबर 1932 से लेकर 14 दिसंबर 1932 में। पहले गोलमेज सम्मेलन का तो कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया। कांग्रेस का कोई भी नेता, कोई भी लीडर इस गोलमेज सम्मेलन में नहीं गया, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बराबर गोलमेज सम्मेलन में गए। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको अवसर समझा। अरे जिन्होंने आपको गुलाम बना के रखा है, उनसे आप बातचीत ही नहीं करोगे तो कैसे आजादी मिलेगी? बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको अवसर समझा। कांग्रेस को लगा डॉक्टर अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन में जा रहे हैं, जाके क्या करेंगे? दलितों का रोना रोएंगे, अछूतों का रोना रोएंगे। बाबा साहब इंग्लैंड में जाके कहेंगे, डॉक्टर अम्बेडकर इंग्लैंड में जाके कहेंगे कि भारत में अछूतों के साथ ऐसा होता है, बहुत बुरा होता है, अमानवीय होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन में जाके क्या कहते हैं? जिन्होंने भारत को गुलाम बना के रखा था, उस सम्मेलन में जाके बाबा साहब अम्बेडकर वहां के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड के सामने छाती ठोक कर कहते हैं कि वह दिन अब लग गए। बाबा साहब ब्रिटिशों से गोलमेज सम्मेलन में, भरी गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड के सामने कहते हैं कि वह दिन अब चले गए। आप फैसला करते थे और हम भारतीय मान लेते थे। बाबा साहब रैमसे मैकडोनाल्ड के सामने कहते हैं कि वह दिन अब लग गए। आप फैसला करते थे और हम भारतीय मान लेते थे, कभी नहीं लौटने के लिए। वह दिन अब कभी नहीं आने वाले। वे कहते हैं भारत में भारतीयों की सरकार चाहिए, भारतीयों के लिए चाहिए और भारतीयों के द्वारा चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? ब्रिटिशों, भारत में अब तुम्हारा काम नहीं, तुमको भारत छोड़ना होगा। बाबा साहब कब कहते हैं? 12 नवंबर 1930 को कहते हैं। कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाती है? बाबा साहब अम्बेडकर के कहने के 12 साल बाद, अगस्त 1942 में। इससे सिद्ध होता है आजादी का सही स्वतंत्रता सेनानी कौन है। और एक बात, आजादी की बात नहीं की तो 2 मिनट में और एक बात बता दूं आपको। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया। कब किया? गांधी जी ने जो दांडी मार्च निकाला, नमक सत्याग्रह किया, कब किया? मार्च 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया। इसको भी आजादी के आंदोलन से जोड़कर देखा जाता है। बाबा साहब अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर जब यहां पर आए 1917 में, उनकी स्कॉलरशिप की जब अवधि नहीं बढ़ाई गई, तो यहां आकर बाबा साहब अम्बेडकर ने आंदोलन शुरू किया। तब देखा यहां पर स्वतंत्रता आंदोलन बड़ी तेजी से चल रहा था। इसी मुंबई शहर में बाबा साहब अम्बेडकर 26 जनवरी 1929 के टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख लिखते हैं आजादी के ऊपर में। छोटा सा लेख है। बाबा साहब अम्बेडकर क्योंकि सरकारी नौकरी में थे, इसलिए यह लेख उन्होंने अमाहर लिखा था। वो लेख अपने विचार दिए थे। उसमें लिखते हैं बाबा साहब अम्बेडकर, ऊंची और समृद्ध जाति को आजादी मांगने का क्या अधिकार है? बाबा साहब कहते हैं, बड़े मार्के की बात है, सुनिए आप। बाबा साहब टाइम्स ऑफ इंडिया में कहते हैं 26 जनवरी 1919 के कि ऊंची और समृद्ध जाति को आजादी मांगने का क्या अधिकार है, जबकि वे अपने ही भाइयों को आजादी नहीं दे सकते। इसका मतलब होता है हजारों सालों से तुमने जिन्हें गुलाम बना के रखा है, उनको तुम आजादी देने के लिए तैयार नहीं, और ब्रिटिशों की 150 वर्ष की गुलामी से थक गए।
कौन है आजादी का सही स्वतंत्रता सेनानी? बाबा साहब अम्बेडकर हर वर्ग की आजादी चाहते थे। बाबा साहब अम्बेडकर केवल इंसानों की ही आजादी नहीं, पशु पक्षी और पेड़ पौधों की तक आजादी चाहते थे। बाबा साहब की आजादी देखना है तो संविधान में देखिए, यहाँ पेड़ लगे हुए हैं, आप एक डाली काट के देखिए किसी पेड़ की, कल कोई रिपोर्ट कर दे आप अंदर हो जाएंगे। पेड़ पौधों को भी बाबा साहब अम्बेडकर ने आजादी दी, लेकिन कौन करता है? दूसरे तो करेंगे नहीं। हमारे लोग भी नहीं मानने को तैयार कि बाबा साहब अम्बेडकर ने आजादी का आंदोलन किया। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह 1930 में किया, इसको आजादी के आंदोलन से जोड़ के देखा जाता है। नमक सत्याग्रह इसलिए किया क्योंकि ब्रिटिशों ने नमक पर टैक्स लगा दिया था, नमक जो है महंगा हो गया। बाबा साहब अम्बेडकर इससे 10 वर्ष पूर्व 1921 में अपने डीएससी के प्रबंध में लिखते हैं, डीएससी के थीसिस में, कि जो ब्रिटिश सरकार है, भारत के जो चाय बागान के मालिक है, कारखानदार है, पूंजीपति है, इनको जो कर्जा देती है, इस कर्जे में तो ब्रिटिश सरकार उनको छूट देती है, ब्याज दर में छूट देती है। वही ब्रिटिश सरकार नमक पर टैक्स लगाती है। वहां नमक जो गरीबों को सब्जी नसीब नहीं होने कर रोटी के साथ नमक लगाकर खाते हैं। ब्रिटिश सरकार गरीबों के मुंह का निवाला छीन रही है। ब्रिटिश सरकार गरीबों की हिमायती नहीं है। किसने उठाया नमक सत्याग्रह की नमक पर बात? पहले गांधी जी को कब याद आई? कौन है आजादी का आंदोलन करता? और एक बात बताना चाहूंगा और आगे बढ़ूंगा, मैं अपने संविधान की तरफ आऊंगा। बाबा साहब अम्बेडकर 1942 से लेकर 1946 तक वायसराय की केंद्रीय कार्यकारिणी में पीडब्ल्यूडी और लेबर मिनिस्टर थे। इस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने नदी जोड़ो योजना, लेबर के ऊपर में कई कानून बनाए, महिलाओं के लिए कई कानून बनाए, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की स्थापना की, अपने देश को बना रहे थे। ऐसे समय असहयोग आंदोलन का नाम लेके अपने आजादी के नाम पर आंदोलन करने वाले बैंकों को लूट रहे थे, रेल की पटरियां उखाड़ रहे थे, बसों को जला रहे थे, सड़कें खोद रहे थे, अपने ही देश को नुकसान पहुंचा रहे थे और बाबा साहब अम्बेडकर अपने देश को बता रहे थे। कौन है आजादी का सही आंदोलन कर? लेकिन हम बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को सही तरीके से नहीं जान पाए, इसका यह नतीजा है। हम बाबा साहब अम्बेडकर को सही तरीके से नहीं रख पाते। हमारे युवकों को चिंतन करना होगा, मनन करना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर को हम नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? इस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर को दलितों का नेता, अछूतों का उद्धारक, इस प्रकार से घिनौने नाम दिए। अछूत उद्धार तो बाबा साहब अम्बेडकर का केवल एक हिस्सा था, संपूर्ण आंदोलन नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर को यदि अछूतों का ही उद्धार करना होता तो मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब अपने आंदोलन की शुरुआत की तो एक ईसाई मिशनरी थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आया, याद आया तो बताऊंगा। मिस्टर गॉडफ्रे जिनका नाम था, सॉरी गॉडफ्रे नाम था। यह गॉडफ्रे ईसाई धर्म के प्रचारक थे और बाबा साहब अम्बेडकर ने जब आंदोलन शुरू किया उनसे मिले थे बाबा साहब अम्बेडकर से, और कहा था क्या आप आंदोलन कर रहे हैं? अरे आप लोग अपने लोगों के साथ आप ईसाई बन जाएं, हम आपके लोगों के लिए स्कूल खोल देंगे, कॉलेज खोलेंगे, उनके रहने की सुविधा कर देंगे, उनके नौकरी का प्रबंध कर देंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने यदि उनकी बात मान ली होती और आंदोलन के प्रारंभ में ही सारे अछूत ईसाई बन गए होते तो अगले 10 वर्ष के अंदर में, पहली से लेकर 10वीं तक बच्चा जाता, उस समय 10वीं कक्षा पढ़ना बहुत बड़ी बात। उस समय अछूतों का उद्धार हो गया होता, सभी कुछ मिल जाता, उनके रहने की व्यवस्था हो जाती, नौकरी की व्यवस्था हो जाती, उनके बच्चे पढ़ लिख लेते और यह अछूत समाज और ब्रिटिश लोग मिलकर इस देश पे राज करते। ब्रिटिश कभी यहां से जाते ही नहीं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर गद्दार नहीं थे।
गद्दार नहीं थे, अपने देश के साथ कभी गद्दारी नहीं चाहते थे। वे हमेशा कहते हैं, कोई कहता है मैं पहले हिंदू हूं फिर भारतीय हूं, कोई कहता है मैं पहले मुसलमान हूं फिर भारतीय हूं। लेकिन बाबा साहब ही अकेले ऐसे व्यक्ति थे कि वे कहते थे मैं पहले भी भारतीय और अब तक भी भारतीय। बाबा साहब कहते थे जब जब दलितों की और सवर्णों की बात होगी, जब जब दलितों की और सवर्णों की बात होगी तो मैं दलितों के साथ खड़ा होऊंगा, क्योंकि उनको हजारों वर्षों से दबाया गया, कुचला गया, मेरे साथ की उन्हें जरूरत है। लेकिन जब जब मेरे देश की और दलितों की बात होगी तो मेरे देश का प्रश्न मेरे लिए महत्वपूर्ण होगा, दलितों की बात मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं होगी। बाबा साहब अम्बेडकर के समान राष्ट्रभक्त मिलना इस देश में बड़ा ही कठिन है। अब हम संविधान की ओर आते हैं। फिर से गवर्नमेंट सम्मेलन के माध्यम से भी अधिक से अधिक क्या बना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 बना, जो पूरी तरह हम संविधान नहीं कह सकते, इससे ज्यादा कुछ नहीं बना। इसके बाद और एक बार प्रयास किया गया, सर तेज बहादुर सप्रू कमेटी बनी है संविधान बनाने के लिए, इसमें भी उनको सफलता नहीं मिली। और इसी दरमियान जुलाई 1945 में इंग्लैंड में सरकार बदल गई। इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार है, वहां के प्रधानमंत्री बने मिस्टर एटली प्रधानमंत्री बने। और यह सरकार बनते ही इन्होंने घोषणा कर दी कि दिसंबर 45 से लेकर जनवरी 1916 के मध्य में भारत के अंदर में विधानसभा के चुनाव होंगे, सभी विधानसभा। क्योंकि पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनने के बाद पहली बार 1937 में चुनाव हुए थे, उसके बाद विधानसभा के कोई चुनाव नहीं हुए थे भारत के अंदर में। इसीलिए इन्होंने घोषणा कर दी कि सरकार, इनके एटली की सरकार आने के बाद, कि अभी भारत में विधानसभा के चुनाव होंगे दिसंबर और जनवरी के मध्य में, दिसंबर 1945 और जनवरी 1946। जैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर को यह बात पता चली, बाबा साहब अम्बेडकर ने झट से एक मीटिंग बुलाई। 2 से लेकर 4 अक्टूबर 1945 को पूना के अहिल्या आश्रम में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के वर्किंग कमेटी की एक बैठक बुला ली बाबा साहब ने। इस बैठक में महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल भी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इसी दरमियान यहाँ एक कॉलेज भी स्थापित किया गया, एक स्कूल स्थापित किया गया जिसका नाम था डॉक्टर अंबेडकर स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स, जिसका उद्घाटन महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल के हाथों किया। कोई जानता है ये इतिहास? बाबा साहब अम्बेडकर ने इस मीटिंग में बता दिया, ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने यह अंदेशा जताया, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर बहुत बड़े दूरदृष्टा थे। बाबा साहब को लग रहा था कि अभी जो विधानसभा के चुनाव होंगे, इसके बाद शायद संविधान सभा के चुनाव होंगे। बाबा साहब मीटिंग में कहते हैं ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के वर्किंग कमेटी में, मुझे ऐसा लगता है कि विधानसभा के चुनाव होने के बाद संविधान सभा के चुनाव होंगे, और संविधान सभा के लिए जो सदस्य चुने जाएंगे उनको चुनने का काम यह चुनकर आए विधायक करेंगे, एमएलए करेंगे। अभी ऐसी कोई घोषणा भी नहीं हुई थी, लेकिन बाबा साहब ने मीटिंग में यह खुलासा कर दिया था ऐसा हो सकता है। संपूर्ण भारत में पूरे विधानसभा की जो रिजर्व सीट थी अनुसूचित जाति के लिए 177 रिजर्व सीट थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत अहमदाबाद से, गुजरात के अहमदाबाद से। 30 नवंबर 1945 को बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ एक बैठक ली, एक सभा, बड़ी सभा हुई। उस सभा में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि यदि अछूतों की सहमति के बिना कोई भी संविधान बनता है भारत में, बाबा साहब अम्बेडकर ने ब्रिटिश सरकार को चेता दिया कि अछूतों की सहमति के बिना भारत में यदि कोई भी संविधान बनता है तो यह जरूरी नहीं है कि अछूत उसको मानने के लिए बंधनकारी हो। इसका मतलब है कि संविधान जब भी भारत का बने हमारी भी सहमति ली जाए, हमें भी सम्मिलित किया जाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की ओर से
संपूर्ण भारत में विधानसभा के लिए 51 उम्मीदवार खड़े किए थे। 51। हालांकि 177 जगह थी, लेकिन पार्टी के पास इतना फंड नहीं था, इतने कार्यकर्ता नहीं थे, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने गिने चुने 51 उम्मीदवारों को खड़ा किया। उसमें मद्रास से 24 उम्मीदवार खड़े किए, मुंबई से 5 लोगों को खड़े किया, जबकि उनकी यहां पर भूमि रही है, कर्म भूमि रही है मुंबई की। बंगाल से 6 लोगों को खड़ा किया, उत्तर प्रदेश से बाबा साहब अम्बेडकर ने 5 लोगों को खड़ा किया। बंगाल से जिन 6 लोगों को खड़ा किया था, उसमें फरीदपुर से कामिनी प्रसन्न मजूमदार नाम के व्यक्ति थे और मनोहर ढारी नाम के व्यक्ति थे, 2 लोगों को खड़ा किया। ढाका से चंद्रमाधव सरकार को खड़ा किया, जसोर से उपेंद्रनाथ मल्लिक को खड़ा किया, भाखड़गंज के उत्तर सीट से जो जनरल सीट थी, जोगीनाथ मंडल 1937 में यहां से चुनाव जीते थे, यहां से महाप्राण जोगीनाथ मंडल को खड़ा किया, और भाखड़गंज के ही दक्षिण से जो रिजर्व सीट थी, यहां से भी जोगीनाथ मंडल को खड़ा किया। इस प्रकार बंगाल से ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की बंगाल विधानसभा के लिए 6 सीटें लड़ी गई। फरवरी 1946 में सार्वजनिक चुनाव संपन्न हो गए। बहुत सारे लोग यह भी प्रश्न करते हैं कि क्या बाबा साहब अम्बेडकर इसमें खड़े क्यों नहीं रहे, खड़े थे या नहीं थे। मैं आपको बता दूं कि बाबा साहब अम्बेडकर 1942 से लेकर 1946 तक वायसराय की केंद्रीय कार्यकारिणी में थे। जो आदमी ऑलरेडी सेंटर में है, वो विधानसभा में बैठ पाएगा? बैठ पाएगा? बाबा साहब अम्बेडकर इस चुनाव में खड़े नहीं थे, उन्होंने खड़े किए थे उम्मीदवार। लेकिन आपको बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के जब चुनाव हुआ विधानसभा के, और जब रिजल्ट आया, केवल एक उम्मीदवार छोड़कर संपूर्ण भारत में सारे के सारे उम्मीदवार चुनाव हार गए। 1937 में ऐसा नहीं हुआ था। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब 15 अगस्त 1936 को इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई थी, और इस लेबर पार्टी के इस मुंबई प्रांत से 17 लोगों को खड़े किया था। उस समय 15 लोग चुनकर आए थे, 17 में से 15। लेकिन इस समय ऐसा नहीं हुआ। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की सीट से 51 उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन वह एक ही उम्मीदवार चुनकर आया, और वह थे बंगाल प्रांत से रिजर्व सीट से भाखड़गंज दक्षिण से महाप्राण जोगीनाथ मंडल। बंगाल प्रांत में 30 रिजर्व सीटें थी, इसमें से 26 कांग्रेस पार्टी ने जीती, और 26 में के बाद में एक ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने और 3 सीटें जो थी जनरल सीट जीती थी, स्वतंत्र उम्मीदवार चुनकर आए थे। तब बाबा साहब अम्बेडकर को सही एहसास हुआ कि गांधी जी ने जो चाल चली थी, रिजर्व मतदान संघ छोड़कर संयुक्त मतदान निर्वाचन प्रणाली जो गांधी जी ने लाई, जिसका परिणाम आज भी हम भुगत रहे हैं। संयुक्त निर्वाचन प्रणाली में ऐसा होता है कि सीट तो रिजर्व होती है अनुसूचित जाति के लिए, लेकिन अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को अनुसूचित जाति के साथ साथ जनरल लोग भी वोट देते हैं। इसका परिणाम ऐसा होता है कि वह जो व्यक्ति चुनकर आता है, जिसको, क्योंकि वैसे भी दलितों की संख्या कम नहीं होती है, सभी लोग जिस उम्मीदवार को चाहेंगे, वह चाहे नालायक ही क्यों ना हो, वह उम्मीदवार चुनकर आता है। समाज का सच्चा प्रतिनिधि यहाँ चुनकर नहीं आता। वह प्रतिनिधि होता है समाज का नहीं, वह किसी पार्टी का होता है, कांग्रेस पार्टी का होता है, भाजपा का होता है, शिवसेना का होता है, राष्ट्रवादी का होता है, बीएसपी का होता है। वह उस पार्टी का प्रतिनिधि होता है, समाज का प्रतिनिधि नहीं होता, क्योंकि वह किसी पार्टी के टिकट से चुनकर आता है, इसीलिए वह पार्टी की
समाज की बात क्यों करेगा? वह भलाई उस समाज का हो। इसके विपरीत बाबा साहब अम्बेडकर ने पृथक निर्वाचन प्रणाली की बात की थी, जो गांधी जी ने उपोषण करके छीन लिया था। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि यदि दलितों के लिए रिजर्व सीट हो तो उसको उम्मीदवार को केवल दलित ही वोट देंगे, केवल अछूत समाज के लोग ही वोट देंगे ताकि उनका सच्चा प्रतिनिधि चुनकर आए। लेकिन गांधी जी ने इसको सिरे से खारिज कर दिया और बाबा साहब अम्बेडकर को अपनी बात को छोड़ना पड़ा समाज हित में। जैसे ही विधानसभा के चुनाव संपन्न हो गए, बाबा साहब अम्बेडकर ने, जैसा कि अहमदाबाद की सभा में अंदेशा जताया था कि संविधान सभा के जो चुनाव होंगे शायद विधायक लोग ही संविधान सभा के सदस्य चुन कर देंगे। यह संविधान सभा का गठन करने के लिए, यहाँ की परिस्थितियां देखने के लिए फिर एक सम्मेलन आया, कैबिनेट मिशन यहाँ पर आया। फरवरी 1946 में कैबिनेट मिशन यहाँ पर आया। जो भारत के सचिव थे लॉर्ड पथिक लॉरेंस इसमें थे, एवी अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे और स्टोफर क्रिप्स, ऐसे 3 लोग इसमें सदस्य थे। और यह मिशन भारत में आया था और तमाम बड़े बड़े लोगों से मिला और उनसे मिलकर उन्होंने यहाँ के परिस्थिति के बारे में चर्चा की। वह जब कांग्रेस से मिला, मुस्लिम लीग के सदस्यों को मिला, तो कैबिनेट मिशन को यह बात बताई गई कि कांग्रेस ही अछूतों की सही मायने में हितैषी है। उनको बताया गया कि 177 सीटें संपूर्ण भारत में विधानमंडल में रिजर्व थी, इसमें से अधिक सीटें कांग्रेस ने जीती है। अभी जो चुनाव संपन्न हुआ है, कैबिनेट मिशन को बताया गया कि ये जो रिजल्ट लगे हैं वो रिजल्ट आप देख लीजिए और इससे आप सोच लीजिए कि अछूतों की सही हितैषी पार्टी कौन सी है। उन्होंने यह भी बताया कि डॉक्टर अंबेडकर अपने आप को अछूतों का नेता कहते हैं, उनके पार्टी का केवल एक ही विधायक चुनकर आया, उनका अछूतों में कोई जनाधार नहीं है। यदि जनाधार होता तो उनकी पार्टी की सीटें 51 सीटें खड़ी की थी, कुछ तो सीटें आती। इसलिए कैबिनेट मिशन के जब कान भरे गए तो कैबिनेट मिशन ने बाबा साहब अम्बेडकर से मिलना, उनको अपनी बात रखने के लिए बुलाना उचित नहीं समझा। बाबा साहब अम्बेडकर को बात करने के लिए बिल्कुल नहीं बुलाया उन्होंने। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली में पहुंचा और बाबा साहब अम्बेडकर को छोड़कर 3 सप्ताह तक करीब सभी नेता से, दिल्ली के बड़े बड़े नेताओं से मिला। तब बाबा साहब अम्बेडकर को लगा कि यह उचित नहीं है, कैबिनेट मिशन हमसे बिना बात किए कैसे जा सकता है, कैसे कोई निर्णय ले सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने तुरंत दिल्ली में ही ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की एक मीटिंग बुलाई अपने निवास स्थान पर। वह मीटिंग का दिन था 2 अप्रैल 1946। इसमें महाप्राण जोगींद्रनाथ मंडल भी शामिल थे। इस मीटिंग में यह चर्चा हुई कि कैबिनेट मिशन ने हमें नहीं बुलाया, ऐसे परिस्थिति में हम क्या करें। कैबिनेट मिशन में यह निर्णय लिया गया कि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कैबिनेट मिशन को ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की ओर से एक निवेदन दिया जाए और उनसे कहा जाए कि कम से कम हमसे बात तो कर ले। और इसके अनुसार कैबिनेट मिशन को एक निवेदन दिया गया और इस निवेदन के आधार पर कैबिनेट मिशन को राजी होना पड़ा और बाबा साहब अम्बेडकर को 5 अप्रैल 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी बात रखने के लिए बुलाया। बाबा साहब अम्बेडकर की कैबिनेट मिशन के साथ लगभग 65 मिनट तक बात हुई। 65 मिनट तक बात हुई और बाबा साहब अम्बेडकर ने सारी वास्तविकता से उन्हें अवगत कराया। परंतु कैबिनेट मिशन ने वही किया जो कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन को बताया था कि डॉक्टर अंबेडकर के पार्टी का एक ही उम्मीदवार चुनकर आया है। अनुसूचित जाति के लिए जो रिजर्व सीट है इससे कांग्रेस के उम्मीदवार चुनकर आए और उन्होंने वह रिपोर्ट जाकर इंग्लैंड में सबमिट किया।
कैबिनेट मिशन के निर्णय के अनुसार 296 सदस्यों का चुनाव किया जाना था संविधान सभा के लिए। यह जो दिल्ली की मीटिंग खत्म होने के बाद इसी दौरान बंगाल प्रांत में एच.एस. सुहरावर्दी के नेतृत्व में, उनके मुख्यमंत्रित्व में वहां की सरकार बनी, मुस्लिम लीग की सरकार बनी, जो 24 अप्रैल 1946 को बनी। और जोगीनाथ मंडल ने मुस्लिम लीग का सहयोग किया, उनको समर्थन दिया और जोगीनाथ मंडल को इस सरकार में कानून और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बनाया गया। और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बनने के बाद में जोगीनाथ मंडल को पता चला कि अभी संविधान सभा के जो चुनाव होने वाले हैं इसको एमएलए लोग ही चुनकर देने वाले हैं, संविधान सभा के सदस्य। बाबा साहब अम्बेडकर ने दिल्ली में फिर से मीटिंग बुलाई 19 मई 1946 को। 19 मई 1946 को बाबा साहब अम्बेडकर ने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की मीटिंग बुलाई, क्योंकि जोगीनाथ मंडल मंत्री बन चुके थे बंगाल प्रांत से, उनके पास कार्य की व्यस्तता बहुत थी। वे स्वयं इस मीटिंग में नहीं आए, अप्रैल की मीटिंग में वे आए थे, मई की मीटिंग में, 19 मई की मीटिंग में वे दिल्ली नहीं आए, लेकिन उन्होंने 2 प्रतिनिधि अपने भेजा और उन प्रतिनिधियों के माध्यम से उन्होंने बाबा साहब से कहलवाया, बाबा साहब को कहा कि बाबा साहब आप कुछ भी हो जाए बंगाल प्रांत से खड़े हो जाए। जोगीनाथ मंडल ने उन दोनों को कहा कि आप मीटिंग में जाओ और बाबा साहब अम्बेडकर को बंगाल प्रांत से खड़ा होने के लिए राजी करो, बाकी सब हम देख लेंगे। और जैसे ही यह मीटिंग समाप्त हुई और 2 लोगों जो बाबा साहब जोगीनाथ मंडल ने दिल्ली में भेजा था, वो 2 लोग आकर जोगीनाथ मंडल को रिपोर्ट दिया, सारी वार्ता बताई। इसके आधार पर जोगीनाथ मंडल ने बंगाल प्रांत के शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और शेड्यूल कास्ट एसोसिएशन नामक दोनों संस्थाओं की संयुक्त बैठक बुलाई। 4 जून 1946 को उन्होंने संयुक्त बैठक बुलाई और इस सभा में यह निर्णय लिया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यह दलितों के सच्चे हितैषी है, अछूतों के सच्चे हितैषी है और इनको बंगाल प्रांत से खड़ा किया जाए। 18 जुलाई 1946 को संविधान सभा के चुनाव होने की तारीख घोषित हुई। बंगाल प्रांत में 18 जुलाई 1946 को संविधान सभा के चुनाव होने वाले थे और जोगीनाथ मंडल ने फिर से नई रणनीति अपनाने के लिए 8 जून 1946 को फिर से शेड्यूल कास्ट के नेताओं के, जितने भी अनुसूचित जाति के नेता थे बंगाल प्रांत में, उनकी बैठक बुलाई और यह प्रस्ताव पारित किया कि बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा के लिए बंगाल प्रांत से खड़ा किया जाए। और इतना ही नहीं, एक निवेदन भी तैयार किया गवर्नर जनरल के नाम से और गवर्नर जनरल को एक निवेदन देकर यहाँ कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ही अनुसूचित जाति के सही नेता है और हमारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर पूर्ण विश्वास है। बाबा साहब अम्बेडकर को वैसे भी नहीं लग रहा था, क्योंकि उनके पास केवल एक ही विधायक था। संविधान सभा का सदस्य चुनकर आने के लिए कम से कम 5 एमएलए की जरूरत थी। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान सभा के लिए चुनकर आना संभव ही नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर को बंद कर रहा था कि मैं चुनकर नहीं आ सकता, सारी बेकार की बात है। फिर भी महाप्राण जोगीनाथ मंडल के कहने पर बाबा साहब अम्बेडकर 28 जून 1946 को कलकत्ता पहुंचते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में महाराष्ट्र के 2 बड़े नेता पीएन राजभोज और भगवान गायकवाड़, दादा साहेब गायकवाड़ रहते हैं। जैसे ही बाबा साहब को लेने के लिए जोगीनाथ मंडल रेलवे स्टेशन पर आते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर से हाथ मिलाते हैं, उसी समय भगवान गायकवाड़, दादा साहेब गायकवाड़ महाप्राण जोगीनाथ मंडल को पकड़ लेते हैं, पकड़ के साइड में ले जाते हैं और वहीं पे स्टेशन पे पूछते हैं क्या वाकई में बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ से चुनकर आ सकते हैं। दादा साहब गायकवाड़
को महाप्राण जोगीदास मंडल कहते हैं। आप चिंता न करें, मैंने बुला लिया बाबा साहब को, आप चिंता न करें, अब चुनकर देने की जिम्मेदारी मेरी है। मैंने अभी कहा 5 विधायकों की जरूरत थी चुनकर देने के लिए, 5 एमएलए चाहिए था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के पास कितने थे? ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का केवल 1 विधायक था। बाबा साहब अम्बेडकर को यह भी लग रहा था कि आसाम और बंगाल प्रांत में 21,000 यूरोपियन सदस्य थे, एंग्लो इंडियन जिनको कहा जाता है, इनकी जनसंख्या 21,000 थी। इनके कुछ एमएलए थे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का ब्रिटिशों ने काम देखा था, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को लग रहा था कि कम से कम यह यूरोपियन विधायक जो है यह उन्हें समर्थन दे दे तो बाबा साहब अम्बेडकर चुनकर आ सकते। लेकिन इन यूरोपियन विधायकों ने, इन 21,000 यूरोपियन लोगों ने यह मांग रखी थी संविधान सभा के बारे में कि संविधान सभा में हमें भी कम से कम 7 सीटें चाहिए, 7 सीटें, क्योंकि हम भी यहाँ पर 150 वर्षों से भी अधिक समय से रह रहे हैं, हम यहाँ रच बस गए हैं, तो संविधान सभा पे हमारा भी तो स्थान चाहिए, कम से कम हमारे लिए भी 7 सीटें मिलना चाहिए। जैसे ही इस बात का प्रचार हुआ, बात फैली, कांग्रेस के अध्यक्ष ने, तत्कालीन कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे ऑल इंडिया के, उन्होंने इसका विरोध किया। हम यूरोपियन सदस्यों से छुटकारा पाना चाहते हैं, ब्रिटिशों को भगाना चाहते हैं, हम उनको एक भी सीट देने के लिए तैयार हैं। जैसे ही यह कांग्रेस के अध्यक्ष ने घोषणा की, वैसे ही इन यूरोपीय सदस्यों ने चुनाव से बहिष्कार कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर को लग रहा था कि यह यूरोपियन विधायक कम से कम उन्हें मत देंगे, बाबा साहब अम्बेडकर की यह आशा भी धूमिल खा गई। 28 जून को बाबा साहब जब कलकत्ता पहुंचे, उसके बाद में रविवार 30 जून 1946 को शाम को 5 बजे इंडियन एसोसिएशन के हॉल में बाबा साहब अम्बेडकर की एक भारी जनसभा हुई, बहुत बड़ी सभा हुई। कांग्रेस इस ताक में थी कि डॉक्टर अम्बेडकर क्या कहते हैं। यह सभा ही हुई थी, अभी तो घोषित भी नहीं हुआ था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बंगाल प्रांत से खड़े होंगे। मित्रों, जो कठिनाई हमें आ रही है, ऐसे कठिनाई हमने कई देखी है, इसलिए मेरी आवाज आप लोगों के सामने पहुंच रही होगी, ऐसा मैं समझता हूँ। हम कठिनाइयों में ही जीते आए हैं, इसलिए इससे घबराने की बात नहीं। अब जो यूरोपियन सदस्य विधायक मत देंगे, यहाँ आशा भी डूबी हो गई। रविवार 30 जून को बाबा साहब अम्बेडकर की जो मीटिंग हुई इंडियन एसोसिएशन हॉल में, कांग्रेस को जब यह खबर लगी कि विशाल जनसभा हुई, कांग्रेस इससे चिंतित हो गई। कांग्रेस को लगने लगा कि हो ना हो डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा के लिए बंगाल प्रांत से ही खड़े हो गए, जबकि ऐसी घोषणा भी नहीं हुई थी। अब बाबा साहब अम्बेडकर को चुनकर आने की उनकी सारी आशा खत्म हो गई थी। फिर से नए सिरे से 3 जुलाई 1946 को जोगीदास मंडल ने अपने घर पर दलित नेताओं की बैठक बुलाई और बाबा साहब अम्बेडकर को अब तो एंग्लो इंडियन भी बाहर निकल गए, किस प्रकार से चुनकर लाया जा सकता है, इस पर विचार मंथन हुआ। और इसी बीच जैसे ही कांग्रेस को पता चला कि डॉक्टर अम्बेडकर खड़े हो सकते हैं, तो कांग्रेस के लौह पुरुष, जिनका आजकल बड़ा नाम चर्चा में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल करस्पॉन्डेंस भारत सरकार ने छपाया है। मैं संदर्भ बताता हूं, इसमें लिखा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं, हमने डॉक्टर अम्बेडकर के लिए संविधान सभा के दरवाजे और खिड़कियां तो क्या
वेंटिलेटर, जिसको रोशनदान कहा जाता है हिंदी में, वेंटिलेटर तक बंद कर दिए। देखते हैं डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में कैसे घुसते हैं। इसी दौरान कांग्रेस की ऑल इंडिया टीसी मुंबई में बैठक थी, कांग्रेस का अधिवेशन था। उस समय बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष थे, जिनका नाम था किरण शंकर रॉय, जब संविधान सभा के चुनाव का माहौल गरमाया हुआ था, ऐसे समय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने किरण शंकर रॉय से कहा कि आप डॉक्टर अंबेडकर की गतिविधियों पर नजर रखें, अधिवेशन में आने की जरूरत नहीं मुंबई में। आपको मुंबई में किरण शंकर रॉय को अध्यक्ष कहते हैं कांग्रेस कमेटी के, कि आपको बंबई के ऑल इंडिया कांग्रेस के अधिवेशन में आने की जरूरत नहीं, आप बंगाल में ही रहो और डॉक्टर अंबेडकर पर नजर रखो। बाबा साहब अंबेडकर के विरोध में कांग्रेस ने पी.आर. ठाकुर को उतारा। आप जानते हैं पी.आर. ठाकुर कौन है? पी.आर. ठाकुर अभी जो मैंने हरिचांद ठाकुर और गुरुचांद ठाकुर का इतिहास जो बताया, पी.आर. ठाकुर इन्हीं के वंशज थे। कांग्रेस को लग रहा था कि हरिचांद ठाकुर और गुरुचांद ठाकुर का समाज में, दलित समाज में विशेषकर एक वर्चस्व है, एक आदर है। इसीलिए दलित विधायक जो है पी.आर. ठाकुर को ही अपना मत देंगे और डॉक्टर अंबेडकर तो हार जाएंगे। जिस पी.आर. ठाकुर ने बंगाल प्रांत में 1812 स्कूलें खुलवाई थी, हर गांव में करीब करीब। हाँ हाँ, गुरुचांद ठाकुर ने, दूसरी बात, एक मुकुंद बिहारी मल्लिक नाम के विधायक थे। मुकुंद बिहारी मल्लिक बाबा साहब अंबेडकर के बहुत अच्छे सहयोगी रहे हैं। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में यह पाली के प्रोफेसर थे, पाली और बुद्धिज्म के। पेशे से वकील होने के बाद भी बुद्धिज्म और पाली कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। कांग्रेस ने ऐसे व्यक्ति को कहा कि आप खुद क्यों खड़े क्यों नहीं रह जाते? और यह भी लालच में आ गए मुकुंद बिहारी मल्लिक और खड़े रहने की तैयारी शुरू कर दी। फॉर्म भरने के लिए भी 2 विधायक चाहिए था। नामांकन करना है, फॉर्म भरना है, तो एक प्रस्तावक के रूप में और दूसरा अनुमोदक के रूप में। मुकुंद बिहारी मल्लिक जब फॉर्म भरने गए, ना तो उन्हें प्रस्तावक मिला ना अनुमोदक मिला। अब बाबा साहब अंबेडकर के फॉर्म भरने की बारी है। बाबा साहब अंबेडकर का नामांकन 8 जुलाई 1940 को किया गया। 8 जुलाई 1940 को बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान सभा के लिए फॉर्म भरा। इसकी भी बड़ी हिस्ट्री है। अब फॉर्म भरा, बाबा साहब के पास तो एक ही विधायक। बाबा साहब अंबेडकर को फॉर्म भरने के लिए 2 विधायक चाहिए, कहां से लाएंगे? सोचिए जोगेंद्रनाथ, महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल को क्या स्थिति रही होगी उनकी, कितने कष्ट झेलने पड़े होंगे। उस समय रंगपुर से एक विधायक थे जिनका नाम था नगेंद्रनाथ नारायण रॉय। बाबा साहब अंबेडकर को चाहते थे, स्वतंत्र तौर पर चुनकर आए थे रिजर्व सीट से, लेकिन बीमार पड़े थे, खटिया पर पड़े थे, काट पर पड़े थे, चल फिर ही नहीं सकते। बाबा साहब को समर्थन तो देना चाहते थे, वोट तो देना चाहते थे, लेकिन चलने फिरने में असमर्थ थे। जोगेंद्रनाथ मंडल ने उनको खटिया सहित उठा के लाया, काट सहित। जहां फॉर्म भरना था कौन जानता है यह इतिहास। हम आराम से संविधान की सारी सहूलतें डकार रहे हैं। कितना बड़ा इनका बलिदान इसके पीछे। उन्होंने रंगपुर के विधायक उनके यहाँ गए, नदी पार करके काट लेकर नदी में से नामांकन जहां करना था उस कार्यालय में उनको लेकर आए और जोगेंद्रनाथ मंडल प्रस्तावक बने और खटिया पर लेटे लेटे ही रंगपुर के विधायक
नगेंद्र नारायण राय ने अपने हस्ताक्षर किए। इस प्रकार से फॉर्म भरने से शुरू हुई यह दिक्कत, बाबा साहब अम्बेडकर का नामांकन हुआ। अब 2 विधायक हो गए बाबा साहब के पास, अब 3 विधायक और चाहिए, कम से कम 5 चाहिए था ना चुनने के लिए। सबसे बड़ी बात, अब 3 कहां से लाया जाए? इसी बीच एक खबर छपी कि शायद हो न हो, बंगाल के अखबारों में यह खबर छप के आई, किसी पत्रकार ने यह छापा कि हो न हो कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक डॉक्टर अम्बेडकर को अपना वोट देंगे। यह खबर छप के आई कि कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक बाबा साहब अम्बेडकर को अपना समर्थन देंगे और बाबा साहब अम्बेडकर शायद चुप कराएंगे। लेकिन दूसरे ही दिन ज्योति बसु, जो उस समय विधायक थे और बाद में 25 वर्षों तक जिन्होंने बंगाल में राज किया, उनका स्टेटमेंट आया 10 जुलाई 1946 के। तारीख नोट करिए, मैं कोई ऐसे ही हाक नहीं रहा हूं, संदर्भ दे रहा हूं। 10 जुलाई 1946 के अमृत बाजार पत्रिका में छपा। उस समय के विधायक ज्योति बसु अपना स्टेटमेंट देते हैं कि हमने अपना उम्मीदवार, संविधान सभा के लिए हमने अपना उम्मीदवार सोमनाथ लाहोटी को करा दिया है। नाम भी बता रहा हूं, सोमनाथ लाहोटी। और इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक को डॉक्टर अंबेडकर को मत देने का सवाल ही नहीं उठता। हम अपना उम्मीदवार छोड़कर डॉक्टर अंबेडकर को मत क्यों दे? महाप्राण जोगिंद्रनाथ मंडल को कितनी कसरत करनी पड़ी, लेकिन एक आशा की किरण थी। जो बंगाल प्रांत में 30 रिजर्व सीटें थी, इसमें से 26 रिजर्व सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार चुनकर आए थे, वो हमारे ही लोग थे। भले ही कांग्रेस की सीट से चुनकर आए, लेकिन हमारे ही लोग थे, रिजर्व सीट से चुनकर आए थे। उनसे तो उम्मीद की ही जा सकती थी। मैं नहीं नाम नहीं लूंगा, जैसा कि विश्वास मैडम ने बताया, उस समय कमेटियां बनाई गई, मोर्चे निकाले गए। इन विधायकों के घर, इनको विधायकों को समझाया गया, कांग्रेसी विधायकों को। इनमें से बहुत सारे बाबा साहब अम्बेडकर के चहेते भी थे। उनको बताया गया कि तुम जो विधायक बने हो, किसकी बदौलत बने हो? तुम्हें कोई पूछता था 1935 से पहले? बाबा साहब अम्बेडकर ने ब्रिटिशों से लड़ झगड़ कर गोलमेज सम्मेलन में जाकर तुमको यह अधिकार दिलाया है। भले ही तुम कांग्रेस के विधायक हो, लेकिन मेहरबानी किसकी है? गांधी से लड़ झगड़ कर रिजर्व सीट किसने दिलवाई? तुम तो खड़े भी नहीं रह सकते, तुम्हारे साथ तो कोई खड़ा नहीं रहता था, अपने तुम्हारी छाया भी पाक लगती थी। क्या बाबा साहब अम्बेडकर की मेहरबानी है कि तुम आज विधायक हो? उनको समझाया गया, समझाने के साथ साथ उनके घर पर मोर्चे निकाले गए, लाल प्यार से भी समझाया गया, डांट डपट कर भी समझाया गया। उनको यह भी कहा गया कि यदि तुमने बाबा साहब अम्बेडकर को अपना वोट नहीं दिया, डॉक्टर अम्बेडकर यदि चुनाव हार जाते हैं, तो आज जो तुम्हें विधायकी मिली है, कल जाके संविधान बनेगा तो यह विधायकी भी तुम्हारी चली जाएगी। तुम अपने भविष्य के बारे में सोचो, समाज के भविष्य के बारे में सोचो। अब कांग्रेसियों को डर लगना लग गया था कि होना हो अब तो अपने विधायक डॉक्टर अम्बेडकर को वोट दे सकते हैं। कांग्रेस को जिंजीर पर अंदेशा था, ऐसे सारे विधायकों को नजर कैद कर दिया गया, भूमिगत कर दिया गया, किडनैप कर लिया गया। अब वो विधायक वोट तो देना चाहते थे, लेकिन उनको बंद कर दिया गया। करे तो क्या करे? और इस प्रकार से जोगिंद्रनाथ मंडल भी यदि चाहते, यदि बाबा साहब अम्बेडकर को वे अपना गुरु नहीं मानते, जोगिंद्रनाथ मंडल ने भी उनको देखो, सोचिए, जोगिंद्रनाथ मंडल चाहते तो स्वयं भी संविधान सभा के लिए खड़ा रह सकते थे। यदि संविधान सभा के लिए खड़ा नहीं भी रहते तो सुभाष चंद्र बोस और शरद चंद्र बोस की बदौलत कलकत्ता के वे काउंसिलर बने थे। संविधान सभा के लिए शरद चंद्र बोस खड़े थे।
उन्होंने जो काउंसिलर बनाया था उसका बदला अपने विधायक अपना वोट उनको देकर कर सकते थे, लेकिन महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल ने बाबा साहब अंबेडकर को चुन के देना अत्यंत महत्वपूर्ण समझा। उनकी नजर में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ही एक अकेले वैसे व्यक्ति थे जो भारत का संविधान बनने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते थे अछूतोद्धार के लिए, अछूतों को उनके अधिकार दिलाने। मित्रों, चुनाव की तारीख नजदीक आई, समय अधिक हो रहा है क्या? कोई बात नहीं, चलने दीजिए, बोलिए कंटिन्यू। आप ये आप लोग यदि बोर हो रहे हो तो मैं ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट उन्होंने शरद चंद्र बोस को अपना समर्थन देने के बजाय बाबा साहब अंबेडकर को चुनकर लाना जरूरी समझा। 18 जुलाई 1946 को मतदान हुआ। इस मतदान में बहुत बड़ी भूमिका पंजाब के लोगों ने भी निभाई। पंजाब से बिजनेस के लिए, व्यवसाय करने के लिए कलकत्ता में कुछ पंजाबी भाई आए थे हमारे, जो दलित समाज से थे। पंजाब के जालंधर जिले के भिंडवा गांव के बाबा बुद्ध सिंह, जब वहां वोटिंग हो रही थी उस समय उन्होंने उस विधान भवन मंडल परिसर में अपनी तलवार निकाली है। पंजाबी लोगों के पास तलवार होती है, सभी जानते हैं। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और वे कहते हैं, और वो तलवार को लहराते हुए कहते हैं, यदि बाबा साहब अंबेडकर चुनाव हार गए, वे दलित विधायकों को चेताते हैं, कांग्रेस के दलित विधायकों को चेताते हैं कि यदि बाबा साहब अंबेडकर चुनाव हार गए तो वे अगले दिन का सूरज नहीं देख पाएंगे। वे कहते हैं कि उनकी जो कुर्बान है, उनकी जो तलवार है, अनुसूचित जाति के गद्दार विधायकों के खून से सन जाएंगी। और आगे कहते हैं, मैं ऐसा करने के बाद स्वयं भी खुदकुशी कर लूंगा, स्वयं भी अपनी जान दे दूंगा, लेकिन गद्दारों को छोड़ूंगा नहीं। इतनी स्पष्ट रूप से अगले दिन के अखबारों में खबर छपकर तो नहीं आई, लेकिन यह खबर छपकर आई कि अनुसूचित जाति के कार्यकर्ताओं ने विधानमंडल परिसर में हुड़दंग मचाया था। सोर्स मटेरियल जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने छपाया है उसमें यह बात दी है। इलेक्शन हुए, 18 जुलाई को इलेक्शन होने के बाद 20 जुलाई को वोटों की गिनती हुई। इसमें बड़े प्रसन्नता के साथ कहना पड़ता है कि महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल की मेहनत रंग लाई। जो सुभाष चंद्र बोस के भाई थे, शरद चंद्र बोस, इनसे भी अधिक वोट बाबा साहब अंबेडकर को मिले। 5 वोट किया, 5 की जगह 7 विधायकों ने बाबा साहब अंबेडकर को अपना मत दिया, समर्थन दिया। मैं नाम के साथ आपको बता सकता हूं, इसमें पहले थे भाकरगंज से जो जीतकर आए थे महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल, यह सीट तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की थी। दूसरे थे जो अनुमोदक थे, नगेंद्र नारायण राय रंगपुर से विधायक थे जो, और बाकी के जो विधायक थे मुकुंद बिहारी मल्लिक खुलना से चुनकर आए थे, द्वारिकानाथ बरूरी फरीदपुर से चुनकर आए थे, गयानाथ विश्वास तंजौर से चुनकर आए थे, क्षेत्रीनाथ सिन्हा रंगपुर से कांग्रेस के विधायक थे, वीर बिरसा मुर्शिदाबाद से कांग्रेस के विधायक थे। मित्रों, मैं बढ़ोतरी नहीं कर रहा, लेकिन हमारे ही कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर संविधान सभा में चुनकर आए मुस्लिम लीग के सहयोग से। मैंने आपको जो नाम बताया कि मुस्लिम लीग के विधायक हैं,
बाबा साहब अम्बेडकर कांग्रेस के विधायकों के सहयोग से भी चुनकर आए। जिस दिन चुनाव परिणाम की घोषणा हुई, महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल के नेतृत्व में कलकत्ता में बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया, जल्लोष निकाला गया और साथ ही साथ महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल ने यह खबर बाबा साहब अम्बेडकर को कार से भेजी। यहीं पर संघर्ष को विराम नहीं मिल जाता, संघर्ष को यहीं पर विराम नहीं मिल जाता। बाबा साहब अम्बेडकर को पक्का पता था कि कांग्रेस कुछ ऐसी चाल जरूर चलेंगी कि मैं संविधान सभा में चुनकर तो आया, जैसा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, हमने डॉक्टर अंबेडकर के लिए संविधान सभा के दरवाजे और खिड़कियां तो क्या वेंटिलेटर तक बंद कर दी है। बाबा साहब अम्बेडकर दरवाजा तोड़ के अंदर घुस गए संविधान सभा में, कोई रोक नहीं सका। लेकिन फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर को अंदेशा था कि कांग्रेस ऐसी कुछ जरूर चाल चलेगी कि वे संविधान सभा से बाहर हो जाए। यहां भी संघर्ष खत्म नहीं हुआ। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा शुरू होने में समय था। संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुई। जुलाई में बाबा साहब अम्बेडकर चुनकर आए, इसलिए संविधान सभा शुरू होने में समय था। इसका बाबा साहब अम्बेडकर लाभ उठाना चाहते थे और बाबा साहब अम्बेडकर इसका लाभ उठाकर अक्टूबर 1946 में इंग्लैंड के दौरे पर गए। संविधान सभा के लिए चुनकर आने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर इंग्लैंड इसलिए गए क्योंकि कांग्रेस, उनको पता था कुछ जरूर ऐसी चाल चलेगी कि वे संविधान सभा से बाहर हो जाए। बाबा साहब वहां के प्रधानमंत्री एटली से मिले, बाबा साहब अम्बेडकर मिस्टर चर्चिल से मिले और वहां के अनेक सांसदों से मिलकर वहां की भारत की परिस्थिति के बारे में उनको समझाया। और यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर आश्वासन लेकर आए मिस्टर प्रधानमंत्री एटली से कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब आप चुनकर आ गए ना, चाहे कुछ भी हो जाए, भारत में जब भी संविधान बनेगा आपका प्रतिनिधित्व जरूर होगा। और इसी बीच डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब इंग्लैंड में थे, यहां पर अलग चाल चली गई। यहां इंटरिम गवर्नमेंट बन गई, अंतरिम सरकार बनाई गई, जिसके प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। आजादी से पहले सरकार बनी है, इंटरिम गवर्नमेंट कहा जाता है जिसको। और कांग्रेस यह बताना चाहती थी कि कांग्रेस जो है अछूतों की हिमायती है, इसीलिए कांग्रेस ने अपने कोटे से बाबू जगजीवन राम को भी मंत्री बनाया। बाबा साहब तो इंग्लैंड में थे। और फिर मुस्लिम लीग भी कैसे अछूते रहती, वह भी बताना चाहती थी कि हम भी दलितों के हितौषी है, अछूतों के हितौषी है। इसलिए मिस्टर जिन्ना ने बंगाल प्रांत के जो मुख्यमंत्री थे मिस्टर सोहरावर्दी, इनको तार भेजकर कहा कि आप जोगेंद्रनाथ मंडल को मनाएं कि हम उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में इंटरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कोटे से मंत्री बनाएंगे। जब सोहरावर्दी ने के साथ उनकी चर्चा हुई कि आपको सेंटर में हम मुस्लिम लीग के कोटे से मंत्री बनाना चाहते हैं, आजकल किसी को मंत्री बना दे, लालच दे दे, झट से चला जाएगा वो, झट से वो किसी को भी आगे नहीं देखेगा, पीछे नहीं देखेगा, कौन सी पार्टी है क्या नहीं, कुछ नहीं देखेगा। जोगेंद्रनाथ मंडल कहते हैं सोहरावर्दी से कि मेरे गुरु भाई अभी देश में नहीं है, आप मुझको थोड़ा समय दो, मैं विचार करके निर्णय लेता हूं। और वो विचार करके सोहरावर्दी को बताते हैं मेरी दो तीन कंडीशन है, यदि आप लोग इसको स्वीकार करते हो तो मैं मंत्री बनने के लिए तैयार हूं। समाज हित में मंत्री, स्वयं के लिए मंत्री नहीं, समाज हित में मंत्री। वे कहते हैं मेरी पहली शर्त ऐसी है कि मेरे गुरु भाई डॉक्टर अंबेडकर अभी यहां नहीं है। मैं यदि मंत्री पद स्वीकार करता हूं और उन्हें यदि पता चलता है नाराज होते हैं तो मैं मंत्री पद कभी भी छोड़ दूंगा। दूसरी शर्त,
मैं बंगाल सरकार में मंत्री हूं, मेरे मंत्री सेंटर में बनने से यह पद रिक्त हो जाएगा। मेरी शर्त ऐसी है कि मेरे एक पद जो रिक्त होगा उसके जगह आप 2 मंत्री बनाएंगे। अब उसी के साथ साथ विविध आयोगों में हमारे 2 लोगों को लेंगे अध्यक्ष के तौर पर। यदि यह शर्त आपको मंजूर है तो मैं केंद्र में मंत्री बनने के लिए तैयार हूं। कौन करता है इतना बड़ा त्याग? और महाप्राण जोगन्नाथ मंडल की सारी शर्तें मान ली गई। अब यहां सही बात आती है, जिन कांग्रेसी विधायकों ने बाबा साहब अम्बेडकर को वोट दिया था, ऐसे ही नहीं दिया था। कांग्रेस ने तो उनको निकाल दिया था, निष्कासित कर दिया था, लेकिन जोगेंद्रनाथ मंडल ने उनको मंत्री बनाया। और जो लोग 2 ही मंत्री बना सकते थे, 2 लोगों को आयोग में लिया, उनको उनका पुरस्कार मिल गया। कितना बड़ा उनका समाज के प्रति। और इस प्रकार मुस्लिम लीग ने उनकी बात स्वीकार करने के बाद में 4 नवंबर 1946 को जोगन्नाथ मंडल ने कानून मंत्री, अंतरिम सरकार ने कानून मंत्री के पद की शपथ ली। और आपको यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि हिंदू कोड बिल के जो जनक है, हम कहते हैं कि महिलाओं को इतने अधिकार मिले, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हिंदू कोड बिल बनाया, इसकी नींव रखने वाले जोगेंद्रनाथ मंडल हैं। क्योंकि इंटरिम सरकार में जोगेंद्रनाथ मंडल कानून मंत्री थे और विभाजन के बाद कानून मंत्री बाबा साहब बने। बाबा साहब ने किससे चार्ज लिया? मंडल से। जोगेंद्रनाथ मंडल ने हिंदू कोड बिल की नींव रखी थी, लेकिन विभाजन होने के कारण वे इसको पूरा नहीं कर सके। बाबा साहब अम्बेडकर को वो रिपोर्ट मिली और बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको आगे बढ़ाया। 15 नवंबर 1946 को बाबा साहब अम्बेडकर इंग्लैंड से भारत लौटे लाहौर के रास्ते। और बंबई आते ही जोगेंद्रनाथ मंडल बाबा साहब अम्बेडकर से 20 नवंबर को 5 ही दिन में मंत्री होते हुए, कानून मंत्री होते हुए सारा काम काज छोड़कर 20 नवंबर को बाबा साहब अम्बेडकर से बंबई में आकर मिलते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के एब्सेंस में जो कुछ भी भारत में घटित हुआ, वह सारा का सारा बंद कमरे में चर्चा होती है दोनों की, कोई नहीं रहता तीसरा। इस सारी घटना का वर्णन बाबा साहब से बताते हैं और एक नई रणनीति तैयार की जाती है। और 9 दिसंबर 1946 को उस समय के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जो थे, सबसे वरिष्ठ थे सच्चिदानंद सिन्हा जी का नाम, संविधान सभा का प्रारंभ होता है। संविधान सभा के लिए 296 सदस्य चुनकर आए थे, लेकिन केवल 207 ही संविधान सभा में उपस्थित थे। जो 89 सदस्य अनुपस्थित थे वह विशेषकर मुस्लिम लीग से थे और स्थानीय स्वराज्य संस्था से थे, राजे रजवाड़े थे और मुस्लिम लीग के सदस्य थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया जाता है, स्थायी अध्यक्ष। 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा जो रहते अस्थायी रहते, 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 13 दिसंबर 1946 को उस समय के प्रधानमंत्री, अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को अपनी बात रखने के लिए बुलाते हैं। वे कहते हैं कि भारत का भावी संविधान कैसा होना चाहिए, इस पर आप अपने विचार रखें। 15 दिसंबर 1946 को मिस्टर एमआर जयकर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी बात रखने के लिए कहते हैं। मिस्टर एमआर जयकर संविधान सभा के लिए इसी मुंबई प्रांत से चुनकर गए थे। बैरिस्टर एमआर जयकर संविधान सभा को कहते हैं कि यहां पर मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं हैं और मुस्लिम लीग के सदस्य की अनुपस्थिति में यदि हम कोई भी निर्णय लेते हैं और यदि वह निर्णय मुस्लिम लीग के सदस्यों को मान्य नहीं होगा
तो यह भारत के लिए अच्छी बात नहीं होगी। वे कहते हैं कि हमने मुस्लिम लीग के सदस्य को यहाँ पर लाने का प्रयास करना चाहिए और जब तक वे नहीं आ जाते संविधान सभा को हमने स्थगित कर देना चाहिए। 17 दिसंबर 1946 को बाबा साहब अम्बेडकर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी बात रखने के लिए बुलाते हैं। जैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नाम लेते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को बड़ा आश्चर्य होता है। बाबा साहब कहते हैं मैं तो विरोधी खेमे का आदमी हूं, मुझे लग नहीं रहा था कि इतने जल्दी मेरा नंबर आएगा और आएगा भी तो 10-12 दिन बाद मेरा नंबर आएगा, ऐसा मुझे लग रहा था, इसलिए मैं तो विशेष तैयारी भी नहीं किया हूं। फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर अपनी बात रखते हैं। पहले तो वो जैकब की बात का समर्थन करते हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर विरोध के लिए विरोध करना कभी नहीं जानते थे। अच्छी बात का विरोधी भी होगा और अच्छी बात भी रखा है तो उसका भी बाबा साहब अम्बेडकर समर्थन करना जानते थे। वे एमआर जैकब ने जो बात रखा था 15 दिसंबर को, उनकी बात का समर्थन करते हुए कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम लीग के सदस्यों को यहाँ लाने के लिए हमें इंतजार करना चाहिए और जब तक वे नहीं आ जाते संविधान सभा को स्थगित कर देना चाहिए। दूसरी बड़ी बात बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, जो नेहरू ने 13 दिसंबर को भारत का भावी संविधान कैसा होना चाहिए इस पर चर्चा की थी, अपनी बात रखी थी। बाबा साहब अम्बेडकर नेहरू की बात के ऊपर कहते हैं कि नेहरू का जो पहला भाग है, नेहरू ने जो बात रखी उसका पहला भाग यह विवादास्पद है और दूसरा भाग जो है भावी संविधान के लक्ष्यों को तो बताता है। यह विवादास्पद तो नहीं है लेकिन इसमें पांडित्य अधिक है, विद्वत्तापूर्ण अधिक है। इसमें यह नहीं बताया गया कि जख्मी पक्षियों के लिए उपचार किए बिना केवल अधिकारों का निर्धारण किया गया है। जख्मी पक्षी जो है इनका इलाज किस तरह से किया जाएगा यह नहीं बताया गया, इलाज तो किया जाएगा यह बताया गया है। और बाबा साहब कहते हैं कि यह दोनों बात इस प्रकार से बड़े ही निराशाजनक है। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान सभा में पहला ही भाषण, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री, उनकी बात को डॉक्टर अम्बेडकर काट रहे हैं। बहुत सारे लेखक लिखते हैं, मैंने भी पढ़ा है कि बाबा साहब के भाषण से सदन मंत्रमुग्ध हो गया था। क्या पंडित नेहरू मंत्रमुग्ध हो गए होंगे? मेरा अपना मानना है कि यही सोच लिया होगा पंडित नेहरू ने कि एक अकेला अम्बेडकर हम सबको भारी है, इसको हर हाल में बाहर करना होगा, इनको हर हाल में बाहर करना होगा। लेकिन जो कुछ भी हो, बाबा साहब अम्बेडकर के वक्तव्य का, उनके भाषण का इतना प्रभाव पड़ा कि वह संविधान सभा जनवरी 1946 तक के लिए स्थगित कर देनी पड़ी, स्थगित रखी। और इसी मध्य दिसंबर में इधर में हमारा संविधान सभा चल रही थी। थोड़ा 10 मिनट बाबा साहब अम्बेडकर अक्टूबर 1946 में, क्योंकि इंग्लैंड का दौरा कर चुके थे पहले ही, वहां मिस्टर प्रधानमंत्री एटली से मिले, चर्चिल के साथ तो दिन भर रहे वे, वहां के सांसदों से मिले, वहां की संसद भी चल रही थी, ब्रिटिश संसद। ब्रिटिश संसद में मिस्टर चर्चिल कहते हैं, देखो बाबा साहब अम्बेडकर ने जब मिलकर उसे यहाँ की परिस्थिति बताई होगी, तभी ब्रिटिश संसद में दिसंबर 1946 में मिस्टर चर्चिल कहते हैं संविधान सभा में, भारत की संविधान सभा में केवल एक बड़ी जाति का प्रतिनिधित्व है। चर्चिल कहते हैं इंग्लैंड की सभा में, इंग्लैंड की संसद में दिसंबर 1946 में कि भारत की संविधान सभा में
एक बड़ी जाति का विशेष प्रतिनिधित्व है। वाइकाउंट साइमन तो इससे भी आगे जाते हैं। वे ब्रिटेन की संसद में कहते हैं कि वहां की जो संविधान सभा है भारत की, यह और कुछ नहीं, यह हिंदुओं की सभा है। वाइकाउंट साइमन कहते हैं कि भारत की संविधान सभा यह हिंदुओं की सभा है, क्योंकि यहाँ मुस्लिम लीग भी नहीं थी। इसी का फायदा उठाते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने जनवरी 1947 में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की वर्किंग कमेटी की एक मीटिंग इसी मुंबई में राजगृह में बुलाई, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर हर परिस्थिति को जानते थे। उनको मालूम था मुझे संविधान सभा से बाहर होना पड़ेगा, कांग्रेस करेगी ही करेगी। इसलिए वे चाहते थे कि कम से कम ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की ओर से निवेदन संविधान सभा को दिया जाए कि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की अछूतों के हित में, दलितों के हित में क्या मांगे हैं, भारत का भावी संविधान कैसा होना चाहिए। यह निर्णय किया गया कि उस बैठक में एक निवेदन दिया जाए संविधान को। और निवेदन कौन बना सकता था? ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के सदस्यों ने यह जिम्मेदारी भी बाबा साहब पर ही डाली। 16 जनवरी 1947 को बाबा साहब के राजगृह में यह बैठक हुई थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने अथक मेहनत से यह रिपोर्ट बनाई और 15 मार्च 1947 को संविधान सभा को सौंपी, ताकि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में रहे या न रहे, लेकिन कुछ तो रहे कि संविधान कैसा होना चाहिए। इस रिपोर्ट को यदि देखेंगे, यह रिपोर्ट बाद में स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज, राज्य और अल्पसंख्यक के नाम से प्रकाशित हुई, जो उपलब्ध है। यह भारत का मिनी संविधान है। देखेंगे तो इसमें आर्टिकल, धाराएं, उपधाराएं सब बनाई है बाबा साहब ने, और इसकी अधिकतर बातें हमें संविधान में दिखाई देती हैं। और इस प्रकार भारत के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। बाबा साहब अम्बेडकर तो इसमें पूछने का सवाल ही नहीं उठता बाबा विभाजन के बारे में, लेकिन जोगेंद्रनाथ मंडल कानून मंत्री होने के बाद भी उनसे भी ऐसी बातें छुपा कर रखी गई। जोगेंद्रनाथ मंडल को जैसे ही पता चला कि बंगाल का भी विभाजन करने वाले हैं, जोगेंद्रनाथ मंडल ने बहुत सारी सभाएं वहां पर ली। मैं अगर तारीख गिनाने जाऊंगा तो समय लगेगा। 4 मई 1947 से लेकर उन्होंने 7 मई, जून, जुलाई तक सतत बैठक के लिए, मेरे पास तारीखें हैं, संदर्भ है, मैं कोई ऐसी नहीं बोल रहा हूं। और अंततः उन्होंने 30 मई 1947 को भारत में जो परिस्थिति, विभाजन की परिस्थिति बन रही थी, उसके ऊपर बाबा साहब से सलाह मांगने के लिए 30 मई 1947 को जोगेंद्रनाथ मंडल ने बाबा साहब अम्बेडकर को पत्र लिखा और उनसे पूछा कि बाबा साहब, ऐसे परिस्थिति में हमें दलितों के अधिकारों के लिए क्या करना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर एक पत्र लिखते हैं 2 जून, इसके उत्तर में 2 दिन बाद बाबा साहब पत्र लिखते हैं 2 जून 1947 को। महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल को कॉन्फिडेंशियल लेटर है, गोपनीय पत्र है, वह उपलब्ध है। उस पत्र में बाबा साहब अम्बेडकर, उस पत्र का सार बताता हूं आपको। बाबा साहब कहते हैं कि हिंदुओं को हिंदुस्तान मिल जाएगा, मुस्लिमों को पाकिस्तान मिल जाएगा, अछूतों का क्या? क्वेश्चन मार्क। बाबा साहब कहते हैं कि हिंदुओं को हिंदुस्तान मिल जाएगा, मुस्लिमों को पाकिस्तान मिल जाएगा, अछूतों का क्या? और आगे लिखते हैं, ऐसी परिस्थिति में भारत में, हिंदुस्तान में फंसे अछूतों की भी सुरक्षा, उनके अधिकारों की सुरक्षा होना चाहिए। और जो प्रांत पाकिस्तान में जाएगा, वहां जो अछूत भाई रहेंगे, उनके भी अधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिए। हमारे बहुत से लेखक, हमारे अपने ही लेखक यहां लिखते हैं कि महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल ने अंबेडकरी आंदोलन के साथ गद्दारी करके
मंत्री पद पाने के लिए पाकिस्तान गए। क्या इस पत्र में आपको कुछ दिखता है? उल्टा ऐसा लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि पाकिस्तान में जो दलित भाई फंसे रहेंगे उनके भी अधिकार की सुरक्षा होना चाहिए। तो सुरक्षा कौन करेगा? कोई जाएगा तभी तो करेगा। अब क्या नाम भी लिखना था बाबा साहब ने? बाबा साहब अम्बेडकर संकेत देते उनको कि आप पाकिस्तान जाए, वो अपने कहने पर नहीं जाते हैं। जोगिंद्रनाथ मंडल पाकिस्तान जाते हैं और बहुत सारा मैं शॉर्ट में लेता हूं, और वहां जाके जोगिंद्रनाथ मंडल को वहां की संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है और वहां पर लॉ एंड लेबर मिनिस्टर बनते हैं पहले पाकिस्तान में। लेकिन जिन्ना के रहने तक वहां की परिस्थितियां अच्छी रहती है। जोगिंद्रनाथ मंडल केवल दलितों के हित में नहीं, वहां पर हिंदुओं के हित में भी बड़ा काम करते हैं। अल्पसंख्यक आयोग उन्होंने बनाया, मजदूरों के लिए बड़े काम किए वहां पर पाकिस्तान में रहते हुए। जो अभी बांग्लादेश है, जो पाकिस्तान के अंदर में था, वहां की जो भाषा है, वहां की भाषा को वहां उर्दू रखना चाहते थे। जोगिंद्रनाथ मंडल के कारण ही वहां की भाषा को बांग्ला रखा गया। बहुत बड़े बड़े काम किए उन्होंने। और वे पाकिस्तान जाने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर, यहाँ पर जब बाबा साहब अम्बेडकर को जो बंगाल प्रांत है, बंगाल प्रांत का पूर्व हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया गया। कोई कारण नहीं था उसको देने का, हिंदू बहुल इलाका था। लेकिन जैसे कि मैंने कहा था, बाबा साहब को अंदेशा था कि उनको संविधान सभा से बाहर कर दिया जाएगा। कांग्रेस ने यही किया। जिस क्षेत्र से बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा के लिए चुनकर आए थे, वह क्षेत्र ही पाकिस्तान को दे दिया था। बाबा साहब अम्बेडकर की सदस्यता कहां चली गई? संविधान सभा से बाबा साहब की सदस्यता चली गई भारत की। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा से बाहर हो गए। लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं थी। बाबा साहब अम्बेडकर तो पहले ही पता था, वे इसका इंतजाम कर आए थे, इंग्लैंड में गए थे। बाबा साहब अम्बेडकर को पहले ही पता था। अक्टूबर 1940 में जब संविधान सभा शुरू ही नहीं हुई थी, वे इंग्लैंड जाकर आए थे, आश्वासन लेकर आए थे। जब वहां से डंडा आया इंग्लैंड से, 30 जून 1947 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मुंबई के मुख्यमंत्री जीबी खेर को पत्र लिखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर को चुनकर भेजा जाए मुंबई प्रांत से। सदस्यता तुमने ही गवाई। वह क्षेत्र भारत में रहना चाहिए था, पाकिस्तान को दे दिया। जब डंडा आया तो पत्र लिखे। वह जगह जो मुंबई की खाली हुई थी, एमआर जयकर, जिन्होंने कहा था कि मुस्लिम लीग के सदस्यों को आने तक संविधान सभा स्थगित की जाए, उनकी खिल्ली उड़ाई थी कांग्रेस ने, जबकि एमआर जयकर भी कांग्रेसी थे। इससे नाराज होकर उन्होंने संविधान सभा से त्यागपत्र दिया था, बाबा साहब के लिए नहीं दिया था। कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं कि एमआर जयकर ने बाबा साहब के लिए सीट खाली की। क्या बात झूठ है। और पत्र लिखने के बाद 4 जुलाई 1940 को ब्रिटेन की ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता बिल पेश किया गया। अब आजादी की बात है। और जब यह पक्का हो गया कि डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा के लिए कांग्रेस चुनकर दे देगी मुंबई से, तो तब जाकर 15 जुलाई 1946 को भारतीय स्वतंत्रता बिल पारित हुआ इंग्लैंड की संसद में। सोचिए, बाबा साहब अंबेडकर को यदि चुनकर नहीं देते तो आजादी नहीं मिलती, एक्सटेंशन नहीं मिलती, बोल नहीं सकते, लेकिन तब नहीं मिलती। 22 जुलाई 1947 को बाबा साहब अंबेडकर को मुंबई प्रांत से जयकर की सीट जो खाली हुई थी उससे चुन लिया गया। 3 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मंत्रिमंडल की घोषणा की। 15 अगस्त को देश आजाद होना था, उसके पहले ही मंत्रिमंडल की घोषणा कर दी। बाबा साहब अंबेडकर को कानून मंत्री बनाया जाएगा, यह भी घोषणा हो गई। ऐसा ही नहीं दे दिया, प्रेशर आया।
और 5 अगस्त 1947 को जोगेंद्रनाथ मंडल लॉर्ड माउंटबेटन से मिले, गवर्नर जनरल थे उस समय के, और इसी दिन उन्होंने भारत छोड़कर कराची प्रवेश किया दिल्ली से। 15 अगस्त को जब देश को आजादी मिली, बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून मंत्री पद का कार्यभार संभाला। 29 अगस्त को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी गठित हुई। यहाँ भी हमारे बड़े बड़े विद्वान लिखते हैं कि कांग्रेस और गांधी के कहने पर कांग्रेस ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा का ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया। मैं आप लोगों से पूछता हूं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं अपने तर्क से पूछता हूं, किसी देश का बड़ा कानून बन रहा है और बाबा साहब अम्बेडकर 15 अगस्त को ही कानून मंत्री है, तो उसका अध्यक्ष कानून मंत्री रहेगा या और कोई रहेगा? बड़ा विधान बनने वाला है देश में, तो उस बड़ा बाबा साहब 15 अगस्त को ही कानून मंत्री है। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त को बनी, तो संविधान सभा जो ड्राफ्ट होने वाला है उसका अध्यक्ष कानून मंत्री रहेगा या और कौन रहेगा? कानून मंत्री। तो किसकी मेहरबानी से मिला वो पद? गांधी की मेहरबानी से, कांग्रेस की मेहरबानी से? अरे बाबा साहब के पास तो आना ही था, कानून मंत्री थे वो, चलता आया वो पद खुद ब खुद। इसलिए यह भी हमें ध्यान रखना। मैं जानता हूं आप सभी कार्यकर्ता लोग हैं कि हमारे समाज में हमको बाहर भी जाकर सही विचार प्रचारित करना है। हमारे लेखक आज तक जो दूसरे ने लिखा उसी को हम लेके आगे चलते हैं। हमको नए विचार से, नए तर्क देके सोचना होगा, हमको नया इतिहास बनाना होगा, जो सही इतिहास है उसको लिखना होगा, तभी हम बाबा साहब अम्बेडकर को विश्व मंच पर प्रस्तावित कर सकते हैं। मैं अधिक समय नहीं लूंगा, इसके बात बहुत है, अगर बोलना चाहूँ तो और 2 घंटे बोल सकता हूँ, लेकिन आप लोग मुझे सुनते हुए बड़े देर से बैठे हुए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कैसा संविधान बनाया आप सभी जानते हैं, और संविधान बनाने पर कितना खर्चा आया ये भी मैं बता देता हूँ आपको, लिख लीजिए। संविधान सभा पर उस समय तक जो संविधान 2 वर्ष 11 माह 17 दिन में बना, इस पर 63,99,729 रुपए खर्चा आया। 63,99,729 रुपए खर्चा आया। बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को महाल के अंदर में मनुस्मृति का दहन बापू साहेब सहस्त्रबुद्धे नाम के ब्राह्मण व्यक्ति के हाथ से करवाया। बहुत से लेखक लिखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति का दहन नहीं करवाया। बाबा साहब अम्बेडकर हर बात बड़े सोच समझ के करते थे। मनुस्मृति जिन ब्राह्मणों ने लिखी थी, बाबा साहब अम्बेडकर उन्हीं के हाथों में चलवाना चाहते थे। इसीलिए बापू साहेब सहस्त्रबुद्धे नाम का एक ब्राह्मण व्यक्ति था, उसके हाथों से, जो बाबा साहब का सहयोगी था, उनके हाथों से मनुस्मृति का दहन करवाया बाबा साहब ने। और बाबा साहब अम्बेडकर को जब संविधान लिखने का मौका मिला तो उन्होंने संविधान की आर्टिकल 13 पढ़ लीजिए। संविधान के आर्टिकल 13 में बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं, संविधान लागू होने के दिन से संविधान के से विषय में जितने भी कानून है, रूढ़ी परंपराएं हैं, सारी निरस्त हो जाती है। संविधान पर कानूनन बंदी भी ला दी, मनुस्मृति पर कानूनन बंदी भी ला दी बाबा साहब। इस प्रकार केवल संविधान बनाने में बाबा साहब अम्बेडकर का ही महत्वपूर्ण योगदान नहीं है, तो उतना ही महत्वपूर्ण योगदान जोगेंद्रनाथ मंडल का भी है, तो उसको भूलना चाहिए। लेकिन जोगेंद्रनाथ मंडल को हमने करीब करीब भुला दिया, हमारे समाज ने भुला दिया। जिन विधायकों ने बाबा साहब अम्बेडकर को वोट दिया था, उनको भी सजा मिल गई। वो पाकिस्तान में चले गए, वह प्रदेश पाकिस्तान को देने के, और जिन विधायकों को लोगों ने वोट दिया था उनको भी सजा मिल गई। आप जानते हैं, वे भी पाकिस्तान में चले गए थे। यह इसके पीछे का कारण था। ये जब भारत में आए, इनको कहां बिठाया गया? कालाहांडी में बिठाया गया, जंगलों में बिठाया गया। आज भी कालाहांडी सरी के एरिया में कंदमूल खाकर जीते हमारे भाई। अंडमान निकोबार में बसाया गया। आज भी उनको भारत की नागरिकता नहीं है। इतना बड़ा त्याग उन्होंने किया संविधान के लिए।
हम उनको पूछते भी नहीं। हमने उनको भूलना नहीं चाहिए, उनके हर संभव हमने मदद करना चाहिए। उन्होंने कंधे से कंधा लगाकर बाबा साहब अम्बेडकर को चुन कर दिया, बहुत बड़ा काम किया, इस देश पर बहुत बड़ा उपकार किया। मैं अपनी बात को यही विराम दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत समय हो गया है, आपने मुझे इतने देर तक सुना। आपके धैर्य की मैं परीक्षा नहीं लूंगा, और भी आप लोगों का मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। आयोजकों ने भी मुझे इतने देर तक यहाँ बोलने का मौका दिया, अपनी बात रखने का मौका दिया, इसलिए मैं इनका भी धन्यवाद अदा करता हूँ और अपने बात को यही विराम देता हूँ। जय भारत, जय बुद्ध, जय हिंद। धन्यवाद सर। आपने इतिहास की सही ढंग से हमारे सामने जो उजागर किया, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। इसी के साथ आपको जो समय कम मिला, उसके लिए हम आपको